जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना सीटेट पेपर 1 और 2 के लिए मैथ और साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों का कोर्स काफ़ी कंप्लीट हो चुका है और हमने संपूर्ण रिवीजन के लिए 2011 से लेकर के 2024 के लिए आपका महाकुंभ मैराथन लाया है, जिसमें हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना। तो महाकुंभ मैराथन का एक पार्ट ऑलरेडी हो चुका है और उसमें जो 2011 से 24 के बीच कुछ बच गए थे क्वेश्चन, आज के इस पार्ट में पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यकीन मानिए इस क्लास के बाद और पिछली जो महाकुंभ मैराथन है, दोनों क्लास जिसने कर लिया 2011 से 24 तक, एक भी सिंगल क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बचेगा। ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आप लोग एक एक क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से देखना, और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है ना। बहुत बारीकी से आपको क्वेश्चन देखना है और आंसर से अपने आप पहले करना है, फिर हमारे आंसर से मैच कर लेना। ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है कि खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ठीक है ना। और ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी क्या करते हैं वो पूछ रहा है। पहली बात तो आप ये जानो कि जो फूड प्रिजर्वेशन होता है वो किससे किससे किया जाता है। एक तो देखिए आपको चीनी में मिला करके, या नमक या तेल। आप लोगों ने देखा होगा घर में जो अचार वगैरह होता है उसमें तेल पोत करके और नमक पोत करके रख दिया जाता है, तो बहुत लंबे समय तक टिका रहता है वो। ठीक है ना, खराब नहीं होता है। तो ये होता है फूड परिरक्षक का काम। ठीक है ना। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि नमक और चीनी लगा करके खाना जो है संरक्षित कैसे रह जाता है, वो क्या करते हैं, क्या है ये लोग। ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को बताऊं, ये लोग क्या करते हैं, जो स्मॉल बैक्टीरियाज होती हैं, जो सूक्ष्म जीवों की जो कोशिकाएं होती हैं ना, उनके कोशिका को वो निचोड़ करके, नमक की वजह से वो निचोड़ करके उसके अंदर जो पानी वाला मात्रा होता है वो निकाल देते हैं। ठीक है ना। तो एकदम सूक्ष्म होकर के एक सूख सा खत्म हो जाता है वो जो सूक्ष्म जीव होते हैं। इस तरीके से उनको डेड करने का काम करते हैं। कैसे, आप लोगों ने देखा होगा गीला कपड़े को हम निचोड़ देते हैं तो पानी निकल जाता है, तो वो उनका जो आयतन होता है एकदम सिकुड़ करके पतला हो जाता है। ठीक है ना। तो सेम उसी प्रक्रिया पे ये काम करते हैं। तो देखते हैं, पहला ये कह रहे हैं कि ये कारण सूक्ष्म जीव कोशिकाएं फट जाती हैं। नहीं, सूक्ष्म जीवों की कोशिका फटती नहीं है, फटती नहीं, बल्कि पानी बाहर निकल जाता है, वो एकदम से पिचक जाती है, मतलब निर्जीव जैसा हो जाती है। ठीक है ना, ये है। और क्या करें, ये कारण इसके कारण सूक्ष्म जीव कोशिकाओं का आकार बदल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। खाद्य पदार्थ से पानी निकल जाएगा तो स्वाद ही खराब हो जाएगा, वो नहीं होता है। ठीक है ना। सूक्ष्म जीवी कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं। द्रव्य कुंचन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो उसमें ही क्या करते हैं, उससे निचोड़ करके उससे पानी अलग कर लेते हैं, वो बिल्कुल पतला होकर के सिमट जाता है। आई होप अब समझ गए होंगे ये कौन काम करता है। नमक और चीनी अगर मिला कर रख देते हो तो यही काम होता है उसके अंदर। ठीक है ना। तो आपका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा डी बन जाएगा। आज का जो क्वेश्चन होगा इसमें आपको रिपीटेड नहीं मिलेंगे, ये कुछ नए क्वेश्चन होंगे। और एक चीज और बता दूं, सीटेट क्या काम करता है ना, 2011, 12, 13 से क्वेश्चन को उठा करके 23, 24, 25 में क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है पैटर्न को। जहां तक मैंने एज्यूम किया है, मैंने एनालिसिस किया है, तो मुझे ये चीजें पता चली हैं। क्योंकि अभी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिखाऊंगा जिनका की रिपीटेशन पिछले पार्ट में आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि जो बचे हुए पैटर्न हैं उनको इसलिए शामिल कर लिया हूं ताकि कि हो सकता है कि अब जो एग्जाम होगा दिसंबर में उसमें रिपीट देखने को मिल जाए, तो हमसे कुछ भी बचना नहीं चाहिए। ठीक है ना। इस क्लास के बाद आपका कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है। चलो, और क्लास को अंत तक देखना, आपको जरूर इसका इफेक्ट पड़ेगा एग्जाम पे। देखिए अगला सेकंड क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि मूल गोफ यानी कि रूट कैप नहीं पाया जाता है। पहले तो ये समझो रूट कैप होती क्या है, रूट कैप क्या होती है। तो मैं बताऊं आपको, पौधों की जड़ों में आप देखेंगे तो इस तरह से पदार्थ होता है जो नोकीला करने का काम करता है उनकी जड़ों को। वो जो उसका मूल गोप होता है ना, एकदम नीचे होता है, वो क्या काम करता है, एक तरह से मिट्टी खोदने का काम करता है। कैसे आप लोगों ने जेसीबी या फिर ड्रिल मशीन में देखा होगा कैसे नोकीला सा होता है, खोद करके अंदर जाता है ना, सेम वही काम होता है रूट कैप का, जो कि मिट्टी खोद करके पौधों की जड़ों को अंदर तक ले जाने का काम करती है और इन्हें सपोर्ट देती है। ये काम होता है किसका, रूट कैप का। लेकिन बात यहाँ आती है, कह रहे हैं कि किसमें नहीं पाया जाता है। तो मुझे बताओ, जली पौधों में मिट्टी खोदने का कोई जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी। सिंपल सा आंसर है, तो भाई इसी में नहीं पाया जाएगा। जली पौधों में कभी भी रूट कैप की क्या जरूरत है, क्योंकि रूट कैप का काम है मिट्टी खोदने का, मिट्टी में कुछ उसका वर्क होता है, तो ये जल में क्या यूज होगा। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही नहीं हो जाएगा। ठीक है ना। बाकी लवण उद्भिद तो ये सब सारी चीजें जो रखा है हर जगह, यहाँ पे भी मिट्टी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो आई होप ये समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन अगर आएगा दोबारा तो कर दोगे आंसर।
चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक आदमी सुनार बनकर घर घर जाता है और लोगों के पुराने स्वर्ण आभूषणों की चमक फिर से लौटाने का वचन देता है, ठीक है ना। उस पर विश्वास करके एक महिला अपनी सोने की चूड़ियां उसे देती है, जिन्हें जिन्हें वह एक घोल में डालता है। चूड़ियां तो चमक जाती हैं पर उसका भार काफी कम हो जाता है। इस धोखेबाज द्वारा प्रयोग किया गया घोल संभवतः हो सकता है। तो देखो आप लोगों में ने भी देखा होगा, गली मोहल्ले में कभी कभी सुनार आते हैं जो ठगी करने वाले होते हैं, वो एक सॉल्यूशन लेकर के आते हैं, ठीक है ना, जिसमें वो कहते हैं कि मैं इससे आपके पुराने सोने को एकदम चमका के नए जैसा करके दे दूंगा। लेकिन चमका तो देते हैं, साथ ही साथ वो कुछ सोना जो होता है पिघला लेते हैं। तो ये ऐसा उनके पास कौन सा घोल होता है? तो आप लोगों ने सुना होगा अम्लराज यानी कि एक्वेरेजिया जिसको बोलते हैं, जिसमें सांद्र HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और साथ में HNO3 होता है, जो कि 1 और 3 के अनुपात में मिल करके अम्लराज बनाते हैं। और जो सोना होता है अम्लराज में बहुत तेजी से घुलने लगता है, ठीक है ना। तो वो जो ठगबाज सुनार है ना, वो यही काम कर रहा है कि सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण लेकर के आया होगा ताकि उसमें सोना घुल जाए, और ताकि जब ऊपर से सोना गल करके उतर जाता है तो अंदर वाला चमकदार पदार्थ रह जाता है सोने का, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी विल बी द करेक्ट आंसर। इनके मिश्रण को क्या बोलते हैं? एक्वेरेजिया शायद इंग्लिश में, हाँ, और अम्लराज बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये नाम याद रखना। इनका 1 और 3 का अनुपात होता है, ये भी आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज को याद रखना है, सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ गए होंगे आप। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आपके एग्जाम में डिक्टो देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। यहां आपसे कह रहा है कि, और एक चीज से निश्चिंत रहना, सारे के सारे क्वेश्चन आपके पेपर के आए हुए हैं, कोई भी इधर उधर का क्वेश्चन नहीं है जिससे आपको ये लगे कि लास्ट मोमेंट पे कुछ ऐसा वैसा बताया जा रहा है, ऐसा नहीं है। 100% इससे आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। यहां कह रहा है कि जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको पता होगा लोहे की कील है तो इसका मतलब आयरन है, और इसको CuSO4 ये हो गया कॉपर सल्फेट के विलयन में जब आप मिलाओगे तो आप लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा होगा। रिएक्टिविटी सीरीज में आपने पढ़ा था जिंक होता है, फिर आयरन होता है, फिर यहाँ कॉपर होता है। इन तीनों का रिलेशन तो जरूर याद रखना। जो सबसे ऊपर होता है सबसे रिएक्टिव होता है, ठीक है ना। तो वो अपने से नीचे वाले को क्या करेगा? विस्थापित कर देगा। तो मुझे ये बताओ, ये आयरन है, कॉपर सल्फेट में आपने मिलाया, ठीक है ना। तो ये क्या काम करेगा? कॉपर सल्फेट को भगा देगा और उसकी जगह खुद ले लेगा। तो आयरन यहां से इसको भगाया और इसकी जगह खुद बना लिया FeSO4, और ये बेचारा आधा किनारे पे आ गया, ठीक है ना। अब इस सल्फेट का रंग भूरा भूरा दिखने लग जाता है, ठीक है ना। तो वही कह रहे हैं, तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट विलयन का रंग हल्का पड़ जाता है, कॉपर सल्फेट हल्का पड़ जाता है, उसकी जगह कौन ले लेता है? आयरन ले लेता है, ठीक है ना। और लोहे की कील एक भूरे रंग की परत जमनी शुरू हो जाती है। यह उदाहरण किसका है? पहले तो आपको यह पता चल गया कि आयरन ने कॉपर को धक्का मार के उसके सॉल्यूशन से निकाला है, तो डिस्प्लेस किया है, ठीक है ना। इसका मतलब उसको विस्थापित करने का काम किया। पहली बात तो यही हो गई कि ये रिएक्शन कैसी होगी? विस्थापन रिएक्शन होगी। यहां कह रहे हैं विघटन होगी, नहीं होगी। द्विविस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट में होता तब कि जब ये किसी कंपाउंड के फॉर्म में होता, जैसे AB और यहाँ पे BC होता, तो ये इसके साथ और ये इसके साथ जुड़ता, तब जाकर के ये क्रिया बनती है, ठीक है ना। यहाँ पे AB और CD ले लो, ठीक है ना, तब जाकर के डबल विस्थापन होता है। यहाँ केवल सिंगल विस्थापन है, तो ये भी ऑप्शन कट गया। यहाँ विस्थापन है, संयोजन अभिक्रिया नहीं है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है अगर A + B ये दोनों रिएक्शन, रुक जाओ, A + B मिल करके अगर AB बना देते हैं तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट मिल गया, तो इसको कॉम्बिनेशन बोला जाता है, संयोजन बोला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ संयोजन भी नहीं है, तो सिंपल सा आपका कौन सी रिएक्शन है? ये विस्थापन है, और साथ ही साथ रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स का मतलब होता है वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ अकर करे, ठीक है ना। आई थिंक अब समझ गए होंगे, मैंने सारी अभिक्रिया का टाइप बता दिया, और बाई मिस्टेक क्वेश्चन शायद हमें अवेलेबल नहीं हो पाया, हम बात किए थे, ठीक है। तो केवल जो है हिंदी में है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना। नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूंगा कि सब चीज़ दोनों लैंग्वेज में रहे, ठीक है। बाकी जहां ज़रूरत पड़ेगी मैं वहां पे बताता चलूंगा, दिमाग खोल के समझेंगे। तो देखिए लास्ट मोमेंट में हमने जब मांगा था क्वेश्चन तो हमें ये लगा कि कहा जा रहा है कि थोड़ा टाइम लगेगा, इतना टाइम है नहीं आप लोगों के पास अभी, ठीक है ना। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है।
कह रहा है घाव पर फिटकरी लगाने से रक्तस्राव रुक जाता है। फिटकरी क्या होता है? पोटास एलम होता है। फिटकरी का फॉर्मूला किसको किसको याद है बताओ? K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस और .24H2O होता है। ये होता है फिटकरी का फार्मूला। पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट होता है, ठीक है ना। तो ये घाव आप लोगों ने देखा होगा, अभी तो नहीं, पुराने टाइम में, आज से लगभग 5-7 साल पहले घर में जब लोग सेविंग्स करते थे तो बाद में फिटकरी लगाते थे, क्योंकि हल्का फुल्का जहाँ कट वगैरह आ जाता था तो वो खून का क्या करता था? थक्का बनाने का काम करता था, ठीक है ना। तो फिटकरी पूछ रहे हैं कि रक्तस्राव को रोकता है, क्योंकि फिटकरी रक्त को स्कंधित यानी कि कोलाइटन करना है, ठीक है। इंग्लिश क्या होता है स्कंदन का? कोलाइट बोलते हैं ना, कोलाइड कर देते हैं, ठीक है ना, थक्का बना देते हैं, ठीक है, करके थक्का बना देती है, यही इसका काम होता है। तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। ये कह रहे हैं फिटकरी घाव के आसपास तापमान को, नहीं भैया, तापमान नहीं घटाता है। फिटकरी एक पुर्तरोधी नहीं है। फिटकरी का टुकड़ा घाव को ढक, ऐसे ऐसे ऑप्शन देते हैं कि आप लोग देख के ही काट सकते हो कि ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। चलिए, लेकिन जो नहीं पढ़ा रहेगा उसको भी पता नहीं कैसे आंसर मार्क करके चला आता है। चलिए अगला क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहे हैं गति के निम्न उदाहरणों में से किसमें तय की गई दूरी और विस्थापन परिमाण में बराबर होता है? दूरी का मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। पूछ रहे हैं कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट किस कंडीशन में बराबर होती है। तो मैं आपको बता दूं, डिस्टेंस क्या होता है? आपने थोड़ा सा भी कुछ चला तो समझो आपने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शुरुआती बिंदु और आखिरी बिंदु की बीच की सबसे शॉर्टेस्ट दूरी को विस्थापन बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट। सपोज ए है, बी है, ठीक है ना। ए से बी आपको जाना है, आप एक रास्ता ये अपना सकते हैं, एक रास्ता ये है घूमते घूमते जा रहे हैं तब भी बी पे पहुंच जा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये जो घूमते घूमते गए ये केवल दूरी होगी, क्या होगी? डिस्टेंस होगी। ये जो आपने सीधा सटीक रास्ता इस्तेमाल किया इसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है कि वो कौन सी कंडीशन है जिसमें डिस्प्लेसमेंट और दूरी दोनों बराबर हो जाती है। मुझे एक बात बताओ, मेरे दिमाग में आया कि भाई मैं ना ऐसे टेढ़े मेढ़े नहीं जाऊंगा, तो मैं इसी से दोनों काम किया, यहीं से सीधा ही चला गया, तो अब हमारी दूरी भी यही हो गई और हमारा डिस्प्लेसमेंट भी यही हो गया। तो मतलब जब आप कभी सीधी सड़क पे चलते हैं या दो बिंदुओं के बीच की सीधा दूरी तय करते हैं तो उसी को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बोला जाता है, ठीक है ना। कहना वृत्ताकार पथ पे चलती हुई कार, नहीं, वृत्ताकार पे नहीं होगा, ये वृत्ताकार पथ तो है नहीं। कह रहे दोलन करती हुई दोलक, नहीं। सूर्य के इर्द गिर्द घूमती वृत्ताकार, नहीं। सीधी सड़क पर चलती कार, ये जो होगा यहाँ पे आपका डिस्टेंस आपका डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। एक क्वेश्चन आपसे और पूछेगा कि वह कौन सी कंडीशन है जब डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। तो वो जब कोई वृत्ताकार पथ पे चल के वापिस अपनी जगह पे आ जाए तो दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी 0 होती है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। समझ गए। एक क्वेश्चन और पूछेगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में वह क्या है जो कभी भी नेगेटिव या 0 नहीं हो सकता। तो वो है डिस्टेंस। आपने थोड़ा सा भी कदम बढ़ाया तो आपने कुछ ना कुछ दूरी चल दिया, समझ लो। तो डिस्टेंस आपका कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये बात दिमाग में बिठा लेना। तो एक क्वेश्चन से आपको कई सारे क्वेश्चन तैयार हो गए, इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा। देखिए हर जगह सारे क्वेश्चन मुझे लगता है केवल हिंदी पे लगाया गया है आज, कोई बात नहीं है, आप लोग थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लो। आगे कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक उपकरणों में बैकेलाइट का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता बताओ। आप लोगों ने देखा होगा आपके घर में प्लास होगा, प्लास पकड़ करके आप क्या करते हैं, तार बिजली चलते हुए भी आप उस पर काम कर लेते हो। क्यों? क्योंकि ये जो होता है प्लास के ऊपर जो कवर लगा होता है वो इंसुलेटर होता है, मतलब विद्युत का कुचालक होता है। तो वो किसका बना होता है? वो जो बना होता है ना वो बैकेलाइट का बना होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब बैकेलाइट क्या है? विद्युत का कुचालक है, इसी वजह से इसका इन यंत्रों में इस्तेमाल किया जाता है। उष्मा की तो बात ही नहीं होगी, यहाँ पे हटाई दो। विद्युत का सुचालक होता तो करंट लग जाता, विद्युत का कुचालक है, ठीक है ना। सी विल बी द करेक्ट आंसर। थर्मोप्लास्टिक नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। चलो आई थिंक आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्योंकि लगभग आई थिंक 90 से 100 के बीच में क्वेश्चन हमें डिस्कशन करने हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में देखिए आपसे जनरल रिलेटेड घर में जो इस्तेमाल होता है उससे क्वेश्चन पूछा गया है। ये 2011 या 12 का क्वेश्चन है। कह रहा है घरों में प्रकाश स्रोतों के रूप में एलईडी और सीएफएल दोनों आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा घर में एलईडी बल्ब भी लगा होता है, साथ में सीएफएल भी लगा होता है।
कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो आपको पता होना चाहिए जो CFL का बल्ब होता है, CFL का, उसके अंदर ना गैस होती है जो काफ़ी हानिकारक गैस होती है। आप लोगों ने देखा होगा विषैली गैस होती है, उसको ऐसा फोड़ोगे ना भप करके उसमें से गैस निकलती है, ठीक है ना। उस मामले में LED ऐसा नहीं होता है। तो पहला कह रहे हैं कि LED बेहतर है, मतलब कि अधिक अच्छा है, क्योंकि CFL में विषैले पदार्थ होते हैं। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, हम घरों में इसीलिए दोनों चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन LED ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी हानिकारक पदार्थ नहीं होता। वहीं CFL में क्या होता है ना, हानिकारक गैसें होती हैं जो कि फ्यूज होने पर या फिर फूटने पर इन्वायरमेंट में वहाँ पे पोल्यूशन करने का काम करती हैं, नेगेटिव चीज़ें पहुँचा सकती हैं, ठीक है। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। बाकी कह रहा है दोनों ही एक समान अच्छे हैं, नहीं, अच्छा होता तो फिर बात ही क्या होती थी। दोनों में कोई भी अच्छा नहीं है, ये गलत हो गया। CFL बेहतर है, CFL नहीं बेहतर है, क्योंकि LED में विषैले पदार्थ होते हैं। LED में विषैला नहीं होता, CFL के अंदर होता है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखोगे आप लोग। एक बार और क्वेश्चन पूछा गया था कि तापदीप्त बल्ब, CFL, LED, इनके अच्छे के क्रम को पूछा था अरेंज करने के लिए। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। जिसको नहीं याद है, पिछला एक महाकुंभ मैराथन का पार्ट 1 जरूर देख लेना, वहाँ पे मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है। जो बचे हुए हैं कंटेंट आज उसको कराऊंगा, ठीक है ना। चलिए अगला आपसे कह रहे हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जिससे वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है का मुख्य कारण क्या है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या क्या होता है। एक तो आपका CO2 होता है, दूसरा मेथेन होता है, CH4 ही तो होता है ना, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन की वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि वायुमंडल का तापमान बढ़ता नजर आ रहा है। तो नाइट्रोजन नहीं होता, सल्फर नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि मेथेन होता तो हम मेथेन भी लगा सकते थे, ठीक है। तो आपको नॉलेज दोनों की होनी चाहिए कि क्या होता है, समझ गए। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, आपको क्या कहते हैं, हार्मोन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हार्मोन देखो कि अगर कहता है आपसे कि वह कौन सा हार्मोन है जो दूसरे हार्मोन्स को क्या करता है, कौन सी ग्रंथि है जो दूसरे को आदेश देती है, तो उसे पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। ये जो कि मस्तिष्क में एकदम ऊपर पाया जाता है, ठीक है ना। और एक आपका पाया जाता है हार्मोन का नाम है एड्रेनलिन, ठीक है ना। एड्रेनलिन का मतलब होता है, मैं बताता हूं, जब आप कभी गुस्से में होते हैं या तनाव में होते हैं ना, तब ये जो है रिलीज करता है, ठीक है ना। एड्रेनलिन हार्मोन तब रिलीज होता है। और ये क्या काम करता है, जैसे आप सोचो आप एग्जाम दे रहे हो ना, अचानक से आप घड़ी देखो और ये 5 मिनट बचा है और क्वेश्चन आपके 20 रह गए, आप देखना आपके हाथ कांपने लग जाएंगे, आपके पसीने छूट जाएंगे। तो उस टाइम क्या रिलीज होता है, कौन सा हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है। इसका दूसरा नाम भी कई बार आ जाता है लड़ो या मरो। क्या, लड़ो मरो का, मरो ऐसे ही तो, हाँ, लड़ो मरो का नाम भी इसी को दिया गया है। तो हो सकता है आपसे पूछ ले कि वह कौन सा हार्मोन है जिसको लड़ो मरो के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग याद रखोगे क्या, एड्रीनलिन, ठीक है ना। तो किसके काम आएगा, जब कोई बहुत गुस्सा होता है या चिंतित होता है या तनाव के स्तर के सामंजस्य में शरीर में सहायता करता है, तो ये ही इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। लंबी नियंत्रण में सहायता नहीं करता है, शरीर में विद्युत अपघट्ट नहीं करता, रक्त शर्करा नहीं करता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलो नाम याद रखना एड्रेनलिन, ठीक है ना। ये पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा किसी न किसी रूप में। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक क्या होता है। आप सोचो, हम लोग क्या करते हैं, घर में दाल जब उबालते हैं तो प्रेशर कुकर में उबालते हैं, प्रेशर कुकर में उबालते हैं ना। क्यों ऐसा करते हैं प्रेशर कुकर में, क्योंकि प्रेशर कुकर में जब आप उबालते हो तो गर्म होते ही पानी जो होता है भाप में बदलने लगता है। भाप की वजह से ऊपर का ढक्कन बंद रहता है, निकल नहीं पाता, तो भाप जो होता है दाब बढ़ाता है, और दाब बढ़ाने की वजह से खाना जल्दी से बॉयल हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्वथनांक क्या हो रहा है, दाब बढ़ा रहे हैं तो साथ ही क्वथनांक क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि अगर द्रव का दाब बढ़ता है तो क्वथनांक भी साथ ही साथ क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। कोई परिवर्तन नहीं, गलत है, पहले घटता बढ़ता है ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है, ठीक है ना। तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इंग्लिश भी बोल दूं, इसका प्रेशर होता है, इसका मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, द्रव का मतलब लिक्विड है। तो अगर ध्यान से पढ़ लो, अगर कोई ऐसा वर्ड आ जाता है जो लगता है कि ज़्यादा ही हिंदी दिक्कत कर रही है तो प्लीज़ गूगल कर लेना, आजकल सबके पास होता है, 2 सेकंड लगेगा। नहीं हो पाया, कंटेंट इंग्लिश वाला मिल नहीं पाया है, ठीक है ना, तो डोंट वरी। और आगे भी सारी चीज़ें हमने करा रखी है। अगर दूसरे आप जाओगे, पैराग्राफ कह रहा हूँ, दूसरी मैराथन क्लास देखोगे उसमें दोनों लैंग्वेज में है, ठीक है।
चलो अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है किससे, संधि से। संधि का मतलब होता है हमारी शरीर में जहां दो हड्डियां जुड़ती हैं उसे संधि बोला जाता है। जैसे यहाँ पे जुड़ी हुई है इस ये संधि है, यहाँ जुड़ी है ये संधि है, कोहनी में जुड़ी हुई है ये संधि है, घुटने में जुड़ी है, ये जबड़ा जुड़ा हुआ है, इन सबके नाम होते हैं। जैसे जबड़े से ऊपरा भेजा जो जुड़ा हुआ है इसको फिक्स संधि बोलते हैं, ठीक है ना। और आप लोग देखेंगे मुंडी हमारी ऐसे घूम जाती है तो खूटी संधि बोला जाता है, ठीक है ना। वहीं अगर यहाँ पे कोहनी देखते हो कि इस पार जाके घूमता नहीं है तो इसको कब्जा संधि बोली जाती है। तो इसी तरीके से पूछ रहा है हमसे कि मनुष्य का अंगूठा बाकी अंगुलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है, आपको पता है ना ये अंगूठा है, देखो कैसे खटाखट से घूमता है, जिधर चाहे उधर घुमा दो, इतनी पीछे उंगलियां नहीं जाती जितना अंगूठा आ जाता है, ठीक है। तो अंगूठे में होता है आपका सैडल संधि, ठीक है ना। सैडल संधि का मतलब है इसमें ना दो हड्डियां हैं जो कमजोर होती है जिसकी वजह से पीछे की तरफ भी मूव कर जाता है, ठीक है ना। तो ये आप समझ गए। और क्या है, धुर्रा ग्रंथि, धुर्रा वो होती है जैसे ना साइकिल में धुर्रा होता है जहाँ से मूव कर सके जो चीज़ें, जैसे क्लाई की हो गई, इनके नाम होते हैं। हिंज क्या होता है, ग्लाइडिंग संधि क्या होती है, ये सारी कई सारी तरीके की संधियाँ होती हैं। तो मैंने माइंड मैप की क्लास में भी इस सबको बता रखा है, तो उसको देख लेना अगर दिक्कत आए। पर अंगूठे में ये होगी, एक आपसे ये पूछेगा कि ऊपरी जबड़ा और मस्तिष्क के बीच में जो संधि होती है वो फिक्स होती है, ठीक है ना, इतना याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। अगला आपसे कह रहा है अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल होता है, तो इसका मतलब होता है नॉन मेटल। नॉन मेटल की प्रकृति कैसी होती है, कह रहा है अधातु ऑक्साइड, कह रहा है नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है। तो एक चीज याद रखो, जो सोडियम होता है NaOH होता है ये क्षारीय प्रकृति का होता है। तो सोडियम तो धातु है, सोडियम धातु है, इसका ऑक्साइड क्षारीय है। तो इसका मतलब अधातु के ऑक्साइड कैसे होने चाहिए, इसके उल्टे होने चाहिए, अम्लीय होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कि जो अधातुएं की ऑक्साइड होती हैं वो प्रकृति में कैसी होती हैं, अम्लीय होती है। कह रहे क्षारीय, काट दो, उभयधर्मी नहीं होती है। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, नहीं, बेलन करता है, देखो बेलन, बेस जो है लाल को नीला करता है, लेकिन हमारा धातु का अधातु का ऑक्साइड तो अम्लीय प्रवृत्ति का है, तो ये भी नहीं होगा, प्रकृति में अम्लीय होते हैं, यानी कि एसिडिक इन नेचर। तो अब याद रखोगे ना, अधातु ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। धातु ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो ये बातें आप लोग याद रखोगे। चलो आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखिए, आपसे कह रहा है कि एक डॉक्टर अति अम्लता का उपचार करने के लिए, अति अम्लता की इंग्लिश होती है एसिडिटी। आप लोगों ने देखा होगा टीवी में ऐड आता है कि अचानक से उसके पेट में एसिडिटी हो जाती है, ठीक है ना। तो फिर वो क्या ला के देते हैं, उसको इनो ला करके देते हैं। इनो में क्या होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का सॉल्यूशन होता है, जो अंदर आप जैसे ही आप पीते हो ना 6 सेकंड में काम करता है। तो 6 सेकंड में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है आपके पेट में, यहाँ से एसिड मिल जाता है और जो आपने पिया है उसका बेस, दोनों मिल करके खचाखच क्या बना देते हैं, न्यूट्रल बना देते हैं, जल तथा लवण बना देते हैं, ठीक है ना। जिसकी वजह से न्यूट्रल होने का मतलब हो गया एकदम शांत हो गया, जो आपके अंदर पेट में उछल कूद मच रहा था, अम्लता थी, वो शांत हो जाता है। तो अब सोचो, अम्लता है तो हमारे पास जो भी चीजें डॉक्टर देगा वो क्या होगा, दवाई देता है। इस दवाई में मुख्य रूप से क्या होना चाहिए, तो इसका मतलब कुछ बेस होना चाहिए, ठीक है ना। मैग्नीशियम नहीं होगा, सोडियम नहीं होगा, एल्यूमिनियम नहीं होगा, कैल्शियम का कार्बोनेट होता है, ठीक है ना। तो इसका जो प्रवृत्ति होती है ये बेस होती है, ठीक है ना, बेसिक इन नेचर होता है, जिसकी वजह से क्या क्यों खत्म होता है, क्योंकि ये मतलब न्यूट्रल अभिक्रिया करवा देते हैं, ठीक है ना। अब समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस क्वेश्चन में जितनी जरूरत होगी हम कोशिश करेंगे कि उतने ही एक्सप्लेनेशन किया जाए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में ज़्यादा खींच के कोई फायदा नहीं, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करवा दूँ आपको, मेरा हमेशा यही टारगेट रहता है। देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक 5 ग्राम भार वाले पंख और 10 ग्राम भार वाले कील दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, ठीक है ना। दोनों वस्तुओं के संवेग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए संवेग क्या होता है, P = m/v होता है, मतलब मास गुणा वेलोसिटी होता है, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने वेलोसिटी नहीं दिया, इसका मतलब जो आपका संवेग है, मोमेंटम बोलते हैं इसको, मोमेंटम है, किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो मास पे डिपेंड कर रहा है यानी कि उसके भार पे, दूसरा उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। इन्होंने कहा दोनों की जो गतिज ऊर्जा समान है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, 12mv² होती है। इसका मतलब दोनों का v² समान है। अगर v² समान है इसका मतलब v समान है। अरे समझो तो, आपकी और मेरी दोनों की गतिज ऊर्जाएं समान है,
इसका मतलब हमारा दोनों का फार्मूला समान हो गया, एम वी स्क्वायर समान हो गया, ठीक है ना। और एम वी स्क्वायर समान हो गया तो इसका मतलब वी स्क्वायर समान होगा, वी स्क्वायर समान होगा तो वी तो समान हो गई। अरे बताओ, किसी का वी वन स्क्वायर और वी टू स्क्वायर को मैं बोलूँ बराबर है तो वी स्क्वायर से स्क्वायर काट दो, वी वन बराबर वी टू, ये कहना चाह रहा है। सिंपल सी बात है। जब वी वन बराबर वी टू हो गया तो अब मोमेंटम किस पे डिपेंड करेगा? केवल डिपेंड करेगा आपका मास पे। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मोमेंटम किसके? मास पे। इसका मतलब जितनी ज्यादा वजन वाली वस्तु उतना ज्यादा मोमेंटम, जितनी हल्की वस्तु उतने कम मोमेंटम। सिंपल सी बात हो गई ना। चलो, तो भारी वस्तु का अधिक संवेग होगा, बिल्कुल सही बात लिखा है। दोनों वस्तुओं में बराबर संवेग नहीं, क्यों बराबर होगा? अब मास पे केवल डिपेंड करने लगा ना संवेग, तो ये गलत हो गया। दोनों वस्तुओं के संवेग की तुलना करना संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? हल्की वस्तु में अधिक संवेग नहीं। अब आई थिंक समझ गए होंगे। बाकी अगर आप फार्मूला डेराइव करोगे, टाइम वेस्ट करोगे, करने को मैं कर दूं। देखो, हाफ एम वी स्क्वायर होता है क्या? काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से आप वी स्क्वायर कैलकुलेट करो, इन सबको इधर भेजो तो ये हो जाता है 2em, ये आ गया। और अंडर रूट लगा दोगे तो ये v निकल के आ जाता है। एक बार इसका निकालो, एक बार इसका निकालो, तो जो बात मैं समझाया हूं ना सिंपल लैंग्वेज में, वही निकल करके आती है। तो आपको वहां पे ऑप्शन टिक करना है, वहां पे रिटर्न करके कॉपी नहीं भरना है कि आपको उसके बेसिस पे नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। जब कहे गतिज ऊर्जा समान है तो चीजें किस पे, मोमेंटम किस पे डिपेंड हो जाता है? फिर वो डिपेंड हो जाता है आपके उसके वस्तु के भार पे। चलो, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो कर दोगे ना आप? चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों की आंतरिक सतह टिन से पुती होती है, ना कि जस्ते से। तो आप लोगों को पता है जेडन, जिंक ऊपर होता है, फिर आयरन होता है, फिर कॉपर होता है। ये इतना तीन का तो जरूर याद रखना कि इनकी सीरीज होती है। ये रिएक्टिविटी सीरीज से तीन मैंने उठा लिए हैं, ये समझो। ये अब सोचो, ये ज्यादा ऊपर है तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। अगर आपने खाना वाले डब्बे के अंदर, जिसमें आपने खाना रखा है, अंदर जिंक लगा दिया तो वो उसके नेचर क्या है? हाई रिएक्टिव। और जब ज्यादा अधिक क्रियाशील होगा तो उसमें कोई भी खाना रखोगे तो उससे क्रिया करके खाने को खराब करने की संभावना हो जाती है, ठीक है ना, संभावना हो जाती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जस्टा यानी कि जिंक ज्यादा क्रियाशील है इसलिए उसका इस्तेमाल ना करके उसको साइड में रखते हैं। इस्तेमाल करते हैं हम किसका? कहाँ गया वो? पदार्थों डिब्बों में आंतरिक सतह पर टिन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। फिर हाँ, टिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये सीरीज याद रखना, ठीक है ना। तो जस्ता टिन से अधिक क्रियाशील है, ये बिल्कुल सही बात है। अधिक क्रियाशील की वजह से उसका इस्तेमाल ना करके हम टिन का कर लेते हैं। ये क्रियाशीलता से क्वेश्चन पूछा जाता है। कह रहे जस्ते का गलनांक टिन से अधिक है। गलनांक की वजह से नहीं, केवल रिएक्टिविटी सीरीज की वजह से हम लोग ये करते हैं। जस्ता टिन से कम नहीं, जस्ता टिन से महंगा होगा चाहे सस्ता होगा, जो लोग अमीर हैं वो तो खरीद ही लाएंगे, वो कोई कंडीशन नहीं होता साइंस में। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि जो पौधे होते हैं, ज्यादातर पौधे दिन के समय क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन पीपल और नीम दो ऐसे पौधे हैं जो रात्रि के समय भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि ज्यादातर वायुमंडल में क्या होते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते नजर आते हैं। क्यों ऐसा होता है? ऑप्शन देखते हैं। कह रहे हैं हरे पौधे केवल रात के समय श्वसन करते हैं। नहीं भैया, रात हो या दिन हो, पौधे हमेशा रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन करते हैं, ठीक है ना। हरे पौधे दिन के समय श्वसन करते हैं, पर रात के समय प्रकाश संश्लेषण संभव है। प्रकाश होता ही नहीं है रात में, तो प्रकाश संश्लेषण कहां से हो जाएगा? गलत हो गया। अगला कह रहे हैं दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर अधिक होती है, बिल्कुल सही बात है। और प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अगर अधिक होगी तभी तो सोचो, प्रकाश संश्लेषण कब होता है? जब 6CO2 होता है ना अपना, और प्लस H2O रिएक्शन करके पानी कहां से आता है? जड़ों से आता है, ठीक है, जाइलम के थ्रू। जड़ों से जब ये रिएक्शन करते हैं तो O2 अलग हो जाता है, ऑक्सीजन तभी तो निकलता है। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण होता है तो दिन के समय ऑक्सीजन ज्यादा निकलता प्रतीत होगा। सिंपल सा लैंग्वेज हो गया। तो यही कह रहे हैं दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होता है, इसलिए ऑक्सीजन ज्यादा चमक करके दिख जाता है, मतलब दिख जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन ज्यादा करेक्ट है। कह रहा है हरे पौधे रात के समय श्वसन नहीं करते। अरे मर जाएंगे, श्वसन दोनों टाइम होता है, ठीक है, समझ गए। चलो, आई होप मैं आपको समझा पाने में सक्षम हूं और आप लोग समझ पाते होंगे। अच्छा, अगला कह रहे हैं कि पानी के अंदर वायु का बुलबुला किस तरह से व्यवहार करता है।
आप लोगों ने बचपन में देखा होगा पानी के अंदर बुलबुले होते हैं, तो वो कैसे बिहेव करते हैं। एक्सप्लेनेशन तो इसको मैं और अच्छे से कर दूं, लेकिन इतना ही अभी ध्यान रखो कि पानी के अंदर अगर वायु का बुलबुला होता है, एयर बबल्स होते हैं, तो वो अवतल लेंस की तरह काम करते हैं। अगर बुलबुला पानी की सतह पे ऊपर की तरफ बन गया तो ये उत्तल लेंस की तरफ काम करता है। याद रखोगे ना, पानी के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस, पानी के बाहर उत्तल लेंस, बाहर बाहर ऊंचाई आ गया तो उत्तल बोल देना, ठीक है ना। तो ये याद रखना। तो जिसमें कम एक्सप्लेनेशन की जरूरत है वहां हम कम ही करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अगला देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं पौधों यानी कि प्लांट की चालनी नलिका कोशिकाओं और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में एक विशेष समानता होती है। हरित लवक की अनुपस्थिति पौधों में नहीं, हरित लवक मतलब क्लोरोफिल की, क्लोरोफिल तो पौधे में होता है, तो ये आंसर नहीं होता है। कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति नहीं, पौधों में तो कोशिका भित्ति भी होता है, तो ये आंसर नहीं होना चाहिए। हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति, केंद्रक की अनुपस्थिति, क्या कहना चाह रहा है, पौधों की चालनी नलिका। एक तो देखो इंग्लिश ना होने की वजह से मुझे खुद परेशानी हो जाती है। कोशिकाओं और स्तनधारियों के लाल, स्तनधारी हैं उसमें लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में एक विशेष संबंध होता है। तो हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति नहीं, लाल रक्त कोशिकाएं हैं तो हीमोग्लोबिन तो होगा ही, है ना। तो कह रहे हैं केंद्रक की अनुपस्थिति, जिसका तो फिर करेक्ट आंसर डी होना चाहिए, ठीक है ना। इसको एक बार आप चेक कर लेना, आप गूगल कर रहे हैं, देखना चालनी नलिका की इंग्लिश क्या होती है। ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश होता तो हिंदी जल्दी समझ आ जाता है। फिलहाल इसका जो मुझे आंसर लग रहा है डी है। आप लोग थोड़ा सा इस पर रिसर्च कर लेना, एक कैलकुलेटर वो गूगल कर लेना, मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और एक चीज़ और बता देता हूँ, आप लोग कोई क्वेश्चन में अगर कन्फ्यूजन है तो उसको लेकर के उलझे मत रहना, ठीक है ना, क्योंकि आपको 150 में 150 नहीं लाना है, ठीक है। टॉप भी अगर करना है तो 130-135 भी लाओगे तो टॉपर बन जाओगे। फिलहाल अपना टारगेट रखना कि कम से कम 100 से 110 के बीच रहें। तो फालतू की उलझनों में लास्ट में मत पढ़ना कि इस क्वेश्चन से नहीं कर पाया, वो वाला नहीं कर पाया, ऐसा कुछ नहीं है। सीटेट का एग्जाम हर साल ऐसा होता है कि 4 से 5 क्वेश्चन आपको डाउटफुल आंसर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना, हर साल का ही है। तो कंफ्यूज मत होना, एक दो क्वेश्चन अगर हमारे में भी कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो इग्नोर करके अच्छी आंसर ढूंढ करके सही सही कर लेना अपना, ठीक है ना। मेरी कोशिश है कि एक भी आंसर जो है आपका रॉन्ग ना लगे यहाँ, ठीक है। अगला कह रहे हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना, यानी कि HCl की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तनु बनाने के लिए यानी कि डाइल्यूट करने के लिए अम्ल को पानी में डालने की सलाह दी जाती है। आप लोगों ने देखा होगा घर में जब गाड़ी की बैटरी का पानी चेंज किया जाता है, तेजाब आप देखते होंगे, तो उसमें यही सलाह दी जाती है कि पानी में डालें, क्या किसको, तेजाब को, यानी कि एसिड को पानी के अंदर डालें, ना कि एसिड के अंदर पानी डालें। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब आप एसिड के अंदर पानी डालोगे ना तो वो जो रिएक्शन होती है उष्मा छेपी होती है, धक्क से क्या करेगा, छींटा आने की डर होगी और हाथ वगैरह जलने का डर होता है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा उष्मा छेपी अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो इसी वजह से ये सलाह दी जाती है। कह रहे कांच के पात्र बर्तन को तोड़ सकता है, ये कोई आंसर नहीं है। अम्ल को तनु यानी कि डाइल्यूट बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक उष्मा छेपी होती है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पानी धीरे धीरे करके डाल देते हैं, ठीक है ना। और क्या कह रहे हैं, अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक उष्मा छेपी, अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक उष्मा शोषी लिखा है, ये तो गलत हो गया, उष्मा छेपी होता है। अम्ल का पानी की ओर गहरा आकर्षण, आकर्षण कहाँ होता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए आपसे क्या कह रहा है। अगला आपसे कह रहा है कि उष्मीय मान का एसआई यूनिट क्या होती है। तो उष्मीय मान का एसआई यूनिट होती है कि किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। फैक्ट है, याद रखना। उष्मीय मान होता क्या है, सॉरी 1 किलो जूल उष्मा, मतलब कि 1 किलोग्राम अगर कोई ऊर्जा है, ईंधन है, जलता है, तो उससे प्राप्त होने वाली 1 किलो जूल जो उष्मा में होती है उसी को उष्मीय मान कहा जाता है। ये सिंपल सी परिभाषा है, आपको परिभाषा नहीं रटनी है। उष्मीय मान का जो वो है एसआई मात्रक है वो किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है, ठीक है ना। जूल प्रति किलोग्राम उल्टा हो गया, किलो कैलोरी नहीं होता है, कैलोरी नहीं होता है, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला क्या कह रहा है। अगला आपसे कह रहा है शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तन करने की प्रक्रिया खाली स्थान के नाम से जानी जाती है, तो ये किण्वन होती है, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा कि जो शराब बनाई जाती है वो भी किण्वन प्रोसेस से होता है, उसमें भी क्या किया जाता है, शर्करा को अल्कोहल में बदलता है, ठीक है ना। तो शर्करा जो होता है किस में बदल जाती है, अल्कोहल में, किस प्रोसेस से, किण्वन की वजह से, ठीक है। तो ये याद रखोगे आप लोग। चलो
देखिए कह रहा है आहारी रेशा। आहारी रेशा का मतलब होता है फाइब्रक, जो फाइब्रस होते हैं, फाइब्रक्स रेशे होते हैं, फाइबर जैसे, ठीक है ना। तो पतले पतले जो रेशे होते हैं उनको और क्या जाना जाता है, तो उसको रुक्षास भी कहा जाता है। तो ये याद रखना, ठीक है ना। तो ये फैक्ट है, इनको याद रखना, ठीक है। कोलेजन नहीं, प्रोटीन नहीं, सेलुलोज नहीं कहा जाता है इसको। जो करेक्ट आंसर है सी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ गए। चलिए अगला देखिए, कह रहा है यदि किसी वस्तु की कंपनों की आवृत्ति घटती है, आवृत्ति घटती है और उसका आयाम बढ़ता है, तब क्या होगा। देखिए अगर मैं बात करूं आवृत्ति की, ठीक है ना, आवृत्ति जो होता है उसके तारत्व से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तारत्व से मतलब अगर आवृत्ति घटी तो तारत्व घट जाएगा, आवृत्ति बढ़ी तो तारत्व बढ़ जाएगा। और उसी तरह से होता है आपका आयाम, जिसको कि एम्पलीट्यूड बोला जाता है। एम्पलीट्यूड ध्वनि की प्रबलता से डिपेंड करता है। कहा जाता है ना लड़कों की जो साउंड में भारीपन होता है क्योंकि उनका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो इस वजह से भारीपन होता है। लड़कियों में तीक्ष्णता होती है क्योंकि उनकी पिच ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो ये याद रखना। और तो आयाम बढ़ाओगे, कह रहा है आयाम बढ़ेगा तो उसका प्रबलता ध्वनि की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पहले कह रहे हैं कि तारत्व बढ़ता है, यदि किसी वस्तु की कंपनों की आवृत्ति घटती है तो तारत्व बढ़ेगा नहीं, पहली बात तो वो घटेगा। तारत्व घटता है, ठीक है ना, सही बात है। कह रहा है आयाम है तो लेकिन प्रबलता बढ़ेगी। आयाम अगर बढ़ता है तो प्रबलता बढ़ती है। इसका करेक्ट आंसर सी है। लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा अवेयर कर देता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर 1-2 किताबों में आंसर को सी दिया गया है, तो जो कि गलत है। देखिए आप एनालिसिस कीजिएगा, कोई भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब मुझे ये आंसर गलत लगा था तो मैंने इस पर रिसर्च किया था, तो मुझे जो सही जवाब मिला है, और आप खुद ही चैप्टर पढ़े होंगे, मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो बनाई है, वहां पे आपको खुद ही पढ़ाया गया ये चीजें, ठीक है ना। तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपसे कह रहा है कि देखिए निम्नलिखित मानव निर्मित रेशे में से कौन सा कृत्रिम रेशा कहलाता है तो मानव निर्मित लेकिन कृत्रिम कहा जा रहा है। सॉरी क्या कह रहा है, हाँ, कौन सा कृत्रिम रेशा कहलाता है। मानव निर्मित को कौन सा रेशा है जिसको कृत्रिम कहा जाता है, वो होता है रेयान। क्यों, क्योंकि ये सेलुलोज की मात्रा इसमें पाई जाती है। रेशे में आप लोग जानते होंगे एक कोकून से प्राप्त किया जाता है। कोकून के जो आप लोगों ने देखा होगा कि कैटरपिलर होते हैं, फिर प्रोटीन में अंडे चेंज होते हैं, ये सारा प्रोसेस पहले पार्ट में पढ़ा रखा हूँ, ठीक है ना। एक तो वो वहां से प्राकृतिक रेशा मिलते हैं, और एक कृत्रिम रेशा बुलाया जाता है जिसको कि रेयान बताया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखोगे, ठीक है ना। एक्रेलिक होता है, ये ऊन होता है। पॉलिएस्टर जो होता है वो पॉलीथीन से उससे रिलेटेड है। नायलॉन के कपड़े होते हैं, तो ये नहीं, इसका जो रेयान होता है करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे दम घोटता है, ठीक है। तो दम घोटू गैस का नाम ही होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये तो फैक्ट है, याद कर लेना, इसमें कुछ समझाना है नहीं, ठीक है ना। दम घोटू की क्या पहचान होती है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है जिसको सुगंध लेने से क्या होता है, दम घुटने लग जाता है, ठीक है ना। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है ये समझ गए आप लोग, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है आपके शीतलक में पाया जाए, जैसे आप फ्रिज खोलोगे या आप लोग परफ्यूम मारते होंगे ना, तो देखते होंगे ठंडा ठंडा लगता है, तो उसमें क्लोरोफ्लोरो पाया जाता है। नाइट्रोजन के बारे में आपको पता है, एनवायरनमेंट में सबसे अधिक पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो गर्म बढ़ाता है इन्वायरमेंट को। तो सबके बारे में आपको सब कुछ बताया गया है, एक बार अच्छा सा रिविजन हो जाए बस। अगला कह रहे हैं कि भूकंपों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो जो भूकंप आता है उससे रिलेटेड क्या सही है। कह रहे भूकंप तरंगों का रिकॉर्ड भूकंप लेखी नहीं, इससे नहीं किया जाता है। भूकंप लेखी यानी कि सिस्मोग्राफ भूकंप अभिलेख का रिकॉर्ड रखता है, ये बिल्कुल सही है। इसका जो बी ऑप्शन है ये सही है। चलिए यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। कह रहे प्रतिजैविकी जो होता है, ठीक है ना, प्रतिजैविकी खाली स्थान के उपचार में प्रभावी होता है। तो प्रतिजैविक का इस्तेमाल किया जाता है हैजा में, ठीक है ना। तो ये आप लोग याद रखें, मिसिल्स जिसको बोलते हैं। चलो इसमें और कुछ बताना चाहूँ तो इसमें ये पूछा जा सकता है कि कौन सा वायरल डिजीज है। हेपेटाइटिस हो गया, डेंगू बुखार क्या होता है, इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है, इन्फ्लुएंजा कैसे होता है, ये सारी चीज़ें बीमारी वाले चैप्टर में पढ़ाया, तो उससे भी देख लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन छोटे इसलिए लग रहे हैं क्योंकि केवल हिंदी में छपे हुए हैं, इस वजह से छोटे दिख रहे हैं, है अपने आप में वही क्वेश्चन सारे। अगला देखिए क्या कह रहे हैं कि आमतौर पर खाद्य सामग्री को रखने के लिए पैट यानी कि पीईटी बोतलों का और जारों का प्रयोग किया जाता है। पैट यानी कि पीईटी खाली स्थान का
रूपरिचित प्रकार है, सुपरिचित प्रकार है, तो पीईटी जो होता है ये पॉलिएस्टर का प्रकार होता है, ठीक है ना, है ना, यही तो है, पॉलीएमाइड नहीं होता, रेयान तो हो ही नहीं सकता, एक्रिलिन तो ऊन होता है, पॉलीएमाइड नहीं होगा, पॉलिएस्टर है, ठीक है ना, इसका जो करेक्ट आंसर है पॉलिएस्टर है। चलो, तो लास्ट मोमेंट पे जितना ज़्यादा क्वेश्चन देख सकते हो जल्दी जल्दी उतना सारे क्वेश्चन अपनी नज़रों से सामने से लेके जाना, पेपर अच्छा होगा। कह रहे हैं जब धात्विक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक में उत्पादित ऊष्मा की मात्रा इसके पर निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है, तो वो पदार्थ के लंबाई और मोटाई दोनों पे निर्भर करती है। आप लोगों को पता होगा कि R इक्वल टू रो L बाई ए होता है, तो इसमें यही कह रहे हैं कि धात्विक चालक है, विद्युत धारा प्रवाहित अगर हो रही है तो चालक में उत्पादित ऊष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करती है, तो देखिए लंबाई पर भी होता है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ठीक है ना, तो लंबाई मोटाई क्षेत्रफल का मतलब काट की ये काट का क्षेत्रफल होता है, काट का मतलब ये तार है, तो अगर इसको कट कर लिया जाए तो इसी को काट बोला जाता है, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, जैसे उंगली में यहाँ से कट कर दूं तो ये एक गोल सा दिखेगा ना, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है उसी को बोला जाता है काट का क्षेत्रफल, ठीक है ना, इसी को मोटाई भी कहा जाता है, तो पदार्थ की लंबाई मोटाई पे निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला देखिए आपसे कह रहा है कि मांसपेशियों में सुचारू क्रिया के लिए खाली स्थान खनिजों की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो मांसपेशियां हैं वो सुचारू रूप से काम करें, जैसे हमारी शरीर की मांसपेशियां हैं, तो आपके शरीर को जरूरत है किसकी, आयरन और कैल्शियम की जरूरत होती है, ठीक है ना, तो आपका जो सी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। आयोडीन का तो गले में ग्वाइटर से रिलेटेड होता तो आंसर होता है आयोडीन, तो ये तो होगा नहीं, सीधे सोडियम और ये पोटेशियम तो होगा नहीं, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है आयरन एंड कैल्शियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है वायुमंडल में उपस्थित गैसें जो पौधाघर प्रभाव का कारण होती है। पौधाघर क्या होता है, पौधाघर ये ग्रीन हाउस गैस की बात कर रहे हैं यार, ग्रीन हाउस की है, ठीक है ना, ग्रीन हाउस, इसको कहीं कहीं हिंदी में पौधाघर भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो घबराना मत अगर ऐसा देखने को मिल जाती है, ग्रीन हाउस की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं वायुमंडल में उपस्थित गैसों जो ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण बनती है, तो ग्रीन हाउस कौन कौन सी गैसें होती है आपकी, CH4 होती है यानी कि मीथेन होती है, और आपका एक कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2 होता है, एक आपका होता है कौन सा, जलवाष्प होता है, तो देखिए मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड पहले ही मिल गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन तो हो ही नहीं सकता, सल्फर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है, कह रहे हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड ताजे मतलब CO2 प्लस ताजे चूने के पानी के विलयन में गुजरती है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधियापन खाली स्थान के कारण दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड को CO3 में कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति से गुजारा जाता है तब ये दूधिया रंग देता है, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है कारण में विलयशील कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ यही तो है CaCO3, तो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, तो ये सही होगा। चूने के पानी के कारण दूध का थक्का, गलत, चूने के पानी में उपस्थित अपद्रव्य गंदगी की वजह से नहीं, अविलेय कैल्शियम की वजह से नहीं, विलेय होता है, ठीक है ना, विलयशील कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िए, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। लगभग मेरी पूरी कोशिश है कि 90 से 100 के क्वेश्चन के बीच डिस्कस किया जाए। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह को राइजोबियम के साथ सही रूप से पहचाना जाता है। राइजोबियम क्या होता है, जो फलदार वृक्ष होते हैं, फली वाले वृक्ष यानी कि दलहनी फसलें। आप लोग देखते होंगे गांव में खेती में क्या होता है, अरहर वगैरह के बीज होते हैं ना, आप अगर अरहर चना का बीज को उखाड़ो ना, पौधे को उखाड़ोगे तो आप में उनकी पौधों में छोटी छोटी गांठें दिखती हैं। जो गांठें होती है ना उसके अंदर आपको देखोगे छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो राइजोबियम होते हैं। वो क्या काम करते हैं कि जो इन्वायरमेंट में मिट्टी वगैरह में जो नाइट्रोजन है उसका नाइट्रिफिकेशन करके उसका यौगिक बना करके पौधों को ग्रोथ में मदद करते हैं, और साथ ही साथ पौधे क्या करते हैं, उनको रहने के लिए जगह दे देते हैं। तो दोनों एक दूसरे से लाभान्वित होने लगते हैं। जब दोनों एक दूसरे से लाभान्वित होने लगते हैं तो इसको सिम्बायोटिक रिलेशन बोला जाता है, ठीक है ना, सहजीवी संबंध बोला जाता है। तो यही कह रहे हैं कि राइजोबियम के बारे में क्या सही है। फलीदार पादपों की जड़ें परजीवी विषैली, नाइट्रोजन नहीं, विषैली थोड़ी होता है। फलीदार पादप सहजीवी, तने की ग्रंथि, तने में नहीं होता है, पहली बात तो जड़ में होता है। जड़ों की ग्रंथियां
घटपर्डी में भी होता है। और नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा, हाँ, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जड़ों की ग्रंथि, फलदारी पादप, हाँ ये सही है ज़्यादा। जड़ों की ग्रंथि है घटपर्डी, नाइट्रोजन की कमी वाला नहीं होगा। नाइट्रोजन की कमी की बात नहीं करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब होता है इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन को उसके यौगिक में बदल दो, और वो यौगिक कौन इस्तेमाल कर ले, पौधे। इसको नाइट्रिफिकेशन बोला जाता है। तो यही सही है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जड़ों की ग्रंथियां, फलदार वृक्ष मतलब दलहनी फसलें। तो यही रिलेट कर रहा है राइजोबियम से, ठीक है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। आई होप अब समझ गए होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया, सॉरी, यहां कह रहा है कि एक प्रयोगशाला तापमापी मतलब लैबोरेट्रिकल थर्मामीटर। अच्छा मुझे बताओ लैबोरेट्रिकल थर्मामीटर की रेंज क्या होती है, ये मुझे बताना कमेंट में। कह रहा है कि एक प्रयोगशाला थर्मामीटर 55 डिग्री सेंटीग्रेड और 56 डिग्री के बीच 5 छोटे विभागों में प्रदर्शित करता है। इसका तात्पर्य है कि तापमापी खाली स्थान तक उचित रूप से पढ़ सकता है। 55, ये देखिए ये कहना चाह रहे हैं ये 55 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 56 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसमें क्या है, 5 खाने बने, 1 2 3 4 5 खाने बन गए, ठीक है ना। तो इसका मतलब एक खाना 0.2 को दर्शाता है, ठीक है ना। इसका मतलब 1/5वां भाग ही तो दर्शाएगा, और 1 को 5 से भाग दोगे तो 0.2 ही तो आता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो सही पड़ेगा 55 के बाद 0.2 और पढ़ लेगा, जिसको कि 55.2 डिग्री बोलोगे आप, ठीक है ना। चलिए सिंपल सा न्यूमेरिकल था, कर लिया हमने। आगे देखिए आपसे क्या कह रहे हैं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। दीर्घ रोम के संदर्भ में निम्न कथनों पर अध्ययन कीजिए। अब दीर्घ रोम होता क्या है, आप लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा होगा, जो कि छोटी आंत बोलते हैं, और ये बड़ी आंत से भी बड़ी होती है, लगभग 7.5 इसकी सेंटीमीटर में इसकी लेंथ होती है, ठीक है ना। ये छोटी आंत से भी बड़ी होती है। इसके अंदर ना छोटी छोटी उंगलीनुमा संरचना होती है, जो भोजन पाचन में सहायता करती है, ठीक है ना। आप लोग देखते होंगे कभी कभी हम अगर बहुत दिन से खाना ना खाए रहे ना, तो ये जो छोटी छोटी उंगलीनुमा संरचना है, जिसको कि दीर्घरोम बोला जाता है, ये खड़े हो जाते हैं तो हमारे पेट में चुभने लगते हैं। वो बोलते नहीं कि पेट में चूहा कूद रहा है, मतलब दर्द होने लग जाता है, ठीक है ना। ये इसी वजह से होता है, इसी के खड़े हो जाने की वजह से, ठीक है। तो इसी के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। कह रहे दीर्घ रोम के संदर्भ में निम्न से कथन का अध्ययन करो। ये अंगुली के समान उभरी हुई संरचना, हाँ बताया ना ये अंगुलीनुमा संरचना होती है, तो ए तो है आपका आंसर। तो आपके आंसर में ए आना चाहिए, जहां नहीं है उसको हटा दो, यहां नहीं है यहां से हटा दो, ये ऑप्शन होगा नहीं। कह रहे हैं इनकी छिद्र भित्तियां अत्यधिक पतली होती हैं, हाँ बहुत पतली सी होती हैं, तो बी भी आपके आंसर में आना चाहिए, तो बी भी आ जाएगा, ठीक है। एक सेकंड, पतली नहीं होती है यार, अच्छा एक मिनट, सी पढ़ ले पहले। इनमें महीन छिद्र होते हैं जिनसे भोजन आसानी से गुजर जाते हैं, हाँ ये सही होना चाहिए, पतली छिद्र वाला गलत होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए आपके आंसर में। अच्छा देखते हैं डी कहाँ है, ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं हम लोग। इनमें सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है जो इनके पृष्ठ के समीप होता है। दीर्घ तो पूछ रहे दीर्घ रोम के पाचित भोजन को अवशोषित करने योग्य बनाने वाले कथन है, तो डी तो सही है। तो ए और डी तो पक्का आपके आंसर में होना चाहिए, ए और डी इसमें भी है, ए और डी इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ये आंसर तो नहीं होगा, 100% सही हो गया, ठीक है ना। ये तो ऑप्शन 2 तो सेम ही दे रखे हैं, तभी तो कंफ्यूजन। यहाँ पे भी ए डी व सी, सी डी व ए, सी डी व ए, तो बी तो आपके आंसर में होना नहीं चाहिए, ठीक है ना, तो ये तो कट ही गया। अच्छा ये पूछ रहे हैं कि पहले क्या होना चाहिए, ये कह रहे हैं दीर्घ रोम को पाचित भोजन को अवशोषित करने के योग्य बनाने वाले कथन है। पाचित भोजन को अवशोषित करने के लिए सबसे पहले तो यही करेगा कि इसके महीन छिद्र से, जिससे भोजन आसानी से आएगा, आने के बाद क्या करेगा, जो जाल होता है वो पृष्ठ बनाएगा, उसके बाद अंगुलीनुमा संरचना, सही है। तो इसका जो आंसर ले लो ए दिया हुआ है आई थिंक, क्योंकि दोनों में ही वही ऑप्शन दे रखे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं, ये इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो ए है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में सत्य है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जो कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में तो होता है ये, ठीक है ना। क्या होते हैं, 6 कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, 6 CO2 होते हैं, प्लस 6 ही जल होते हैं। ये रिएक्शन करके C6H12O6 के फॉर्म में ये बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, और साथ में
ऑक्सीजन रिलीज करते हैं ना, तो ये हो गई आपकी रिएक्शन। रिएक्शन पे नहीं जाना है। पूछ रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण के सापेक्ष कौन सा सत्य है। कह रहे इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। बिल्कुल, प्रकाश संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया है। कह रहे प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। देखो किया ना, 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 जल इस्तेमाल होता है, तो ये भी सही है। कह रहे प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, नहीं, ऑक्सीजन मुक्त होती है, ठीक है ना, तो O2 निकलता है यहाँ पे, ठीक है। कह रहे प्रकाश संश्लेषण में O2 मुक्त होती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड उपयुक्त होती है, नहीं, ये भी गलत है। यहाँ पे कह रहे हैं कि A और B, तो A और B कहाँ है, C, तो आपका C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जिसमें A और B दे रखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्या कह रहे हैं आपसे। अगला कह रहे हैं कि भोजन में पाचन में सम्मिलित जटिल प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या होगा। तो जब आप भोजन पाचन करते हैं ना, इसका सारा ऑप्शन एक साथ नहीं दिख पाएगा क्या, हाँ आ जाएगा। जब हम भोजन पचाते हैं तो क्या क्या करते हैं, सबसे पहले तो अंतर्ग्रास करते हैं, भोजन को खाया जाता है, ठीक है ना, ठीक है। अब भोजन तो अंतर्ग्रास इसमें भी है, सब में है, ठीक है, हमने अंदर लिया भोजन, फिर उसका पाचन शुरू होता है, पाचन इसमें भी है, यहाँ स्वांगीकरण दे दिया, ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। अवशोषण दे दिया, ये भी नहीं होगा, है ना, हाँ ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। फिर पाचन होगा, पहले खाना पचेगा ना, देखो खाना खाया हमने, यहाँ पे एक नली होती है उससे गया, फिर अमाशय में पहुंचा, अमाशय में खाना पचता है, पचने के बाद मतलब बर्न होता है, बर्न हो गया, अब उसमें से जो जरूरत की चीजें हैं उनका अवशोषण तब होगा। इसने अवशोषण पहले ही दे दिया, पचने से पहले कैसे अवशोषित कर लेगा कोई, ये तो गलत हो गया। पाचन, पचा भोजन, पचने के बाद जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना उसको अवशोषण कर लिया, इसका मतलब सेकंड पे फिर अवशोषण हो गया। यहाँ तो स्वांगीकरण से ये वैसे ही कट गया था, ये पहले ही स्वांगीकरण दे दिया। अवशोषण के बाद स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण का मतलब होता है कि खाने के जो वैसे पतली चीजें हैं जो खराब हो चुकी हैं, तो हमारे अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो उनका शोषण करने लगे, मतलब खाने लगती हैं उनको, ठीक है ना, ये सबसे लास्ट में होता है, ठीक है ना, अवशोषण वगैरह के बाद। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब समझ गए, खाना खाते हैं और फिर यहाँ से आया, पेट में आया, पचना शुरू हुआ, पचने के बाद उसमें से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन हमने अवशोषण किया, अवशोषण करने के बाद जो चीज़ें पतली रूप में बच गई उनका जो झिल्लियाँ होती हैं, वहाँ के जो कोशिकाएं होती हैं उनको खा के खत्म कर देती हैं, ठीक है ना। तो ये चलता है स्टेप पाचन का। तो अब आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला देखिए, एक बार फिर से आपके सामने फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि भारी बोझा उठाने वाले कुली सदैव ही अपने पास एक लंबा कपड़े का टुकड़ा रखते हैं। आप लोग देखते होंगे ट्रेनों से उतरते होंगे तो गमछा रखे हुए कुली दिख जाते हैं आपको, ठीक है ना। कहते हैं कि अपने सिर पर बोझा रखने से पहले वे इस कपड़े को गोल चकती बना करके आकृति में लपेट कर अपने सिर पर रख कर फिर उस बोझे को रखते हैं। ऐसा करके वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि पगड़ी बांध लेते हैं, गांव में बोलते हैं ना पगड़ी बांधने। पगड़ी बांधने से क्या होता है ना, जो सर है और वस्तु है दोनों के बीच के जो क्षेत्रफल है वो बढ़ गया। तो जो क्षेत्रफल होता है, दाब क्या होता है, प्रेशर होता है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना। तो जब दाब क्या होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे ही क्षेत्रफल बढ़ा तो दाब घटा, ये कहने का मतलब है। वो पढ़े लिखे होते हैं कुली, वो क्षेत्रफल बढ़ा तो क्षेत्रफल बढ़ते ही क्या होता है, दाब कम हो जाता है, तो उनको भार कम महसूस होता है। कह रहे हैं कि बोझ का प्रणोद घटाना नहीं, संभावित चोट अपने चोट की वजह से नहीं लेते हैं, अपने सिर से बोझ के संपर्क क्षेत्र को बढ़ाने के लिए यह काम किया जाता है ताकि दाब कम लगे, ठीक है ना। तो ये भी काट दो, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ चलते हैं। अगला देखिए अब क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं सितार बजाने से पूर्व कोई सितार वादक सदैव ही सितार की डोरी के तनाव को समायोजित करता है। आप लोग देखते होंगे ना, गिटारिस्ट हो या सितार बजाने वाले आप देखते होंगे ना, बजाने से पहले यूं यूं करके टाइट करने लग जाते हैं धागे को। ऐसा क्यों करते हैं, वही जानना चाह रहा है। कह रहे हैं और उसे उचित प्रकार से झंकृत करके करने का प्रयास करते हैं, फिर उसको बजा बजा के चेक करते हैं कि उचित प्रकार से झंकृत हो रहा है कि नहीं। ऐसा करके सितार वादक समायोजित करता है क्या, सितार वादक करता है ध्वनि की तीव्रता नहीं, सितार की डोरी का तारत्व, सितार की डोरी द्वारा ध्वनि की प्रबलता नहीं, कंपन का आयाम नहीं। तो ये सितार की डोरी का तारत्व जो है चेक करता है, सेट करता है, ठीक है ना, कि कैसा निकल रहा है, टंग टंग, फिर बजाता है थोड़ा टाइट करके और पतली आती है, फिर चेंज करता है। तो ये काम करता है, क्या करता है, तारत्व, फ्रीक्वेंसी इसका चेंज करने के लिए ये करता है, ठीक है ना। चलिए
आगे देखिए आपसे क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि आहार नाल का वह कौन सा भाग है जो यकृत, यकृत मतलब लीवर, लीवर से पित्तरस, आपको पता है लीवर किसका स्राव करता है, पित्तरस का, शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि भी लीवर होती है। कह रहा है रस ग्रहण करके इसे पित्ताशय में संग्रहित करता है, कौन, कह रहा है आहार नाल का वह कौन सा भाग है जो यकृत से पित्त रस का ग्रहण करके पित्ताशय में संग्रहित करता है। तो देखिए यहाँ लीवर होता है, लीवर से पित्त रस को ले जा करके पित्ताशय में रखने का काम करता है, ये अग्नाशय होता है, ठीक ना। इसका कुछ इस तरह से संरचना होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्नाशय हो जाएगा। चलो आगे बढ़े, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। यहां आपसे कह रहा है, देखिए फिर खेतीबाड़ी वाला क्वेश्चन आ गया, कह रहा है उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक है, खाद में क्या क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन क्या होता है, खाद में आयरन नहीं होता है, आयरन गलत है ये, ठीक है ना। कह रहा है नाइट्रोजन, सोडियम और पोटेशियम, नहीं सोडियम नहीं होता है, नाइट्रोजन तो होता है, पोटेशियम और आयरन, फिर से आयरन कहाँ होता है, खाद में नहीं। उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये होता है। तो कभी कभी आप लोगों ने डायरेक्ट भी आलू वगैरह बोते टाइम फास्फोरस खरीद के लाते हो, जिस एरिया में, जैसे मान लो भौगोलिक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अपना भारतवर्ष बहुत विविधता है, तो कहीं कहीं पोटेशियम कम पाया जाता है तो वहाँ पोटेशियम डाला जाता है, ठीक है। तो ये फसलों के लिए काफ़ी सपोर्टिव होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है व्यायाम के पश्चात कभी कभी हमारी पेशियों में क्रैम्प आते हैं, मतलब खिंचाव उत्पन्न हो जाते हैं, इसका कारण क्या है। आप लोग देखते होंगे कि अगर हम बहुत तेज दौड़ ले तो हमारा जो पैर का पटेला होता है, यहाँ वाला भाग, वो दर्द करने लग जाता है। क्यों, क्योंकि जब हम लोग दौड़ते हैं ना तो ऑक्सीजन तेजी तेजी नहीं ले पाते इन्वायरमेंट से, तो अनाक्सी श्वसन होने लगता है। श्वसन दो तरीके से होता है कि एक बार जब आप खुली हवा में या एसी में बैठे हो, फुल ऑक्सीजन मिल रही है तो उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा होता है अनाक्सी श्वसन। अनाक्सी श्वसन दो तरीके का होता है, एक तो होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की कमी में, एक होता है कि बिल्कुल ऑक्सीजन हो ही ना, जीरो ऑक्सीजन, दोनों को ही बोला जाता है अनाक्सी श्वसन। अनाक्सी श्वसन में क्या होता है, जब ऑक्सीजन तेजी से नहीं ले पाते हैं तो जो ग्लूकोज होता है, बॉडी में ग्लूकोज होता है ना, वो कन्वर्ट होता है पाइरुवेट में, पाइरुवेट फिर कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, ठीक है ना। तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और वो लैक्टिक एसिड के जमाव की वजह से हमारी मांसपेशियां थक जाती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ कह रहा है पाइरुवेट का एल्कोहल में नहीं होता है, ग्लूकोज का पाइरुवेट में परिवर्तन नहीं बल्कि होता है, तो इसने उल्टा लिखा है। फिर कह रहा है ग्लूकोज का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन नहीं होता है, यहाँ सही होना चाहिए था। फिर कह रहे हैं पाइरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन होना है, ये सही है। इसी की वजह से या तो आपको ये दे देता कि ग्लूकोज का लैक्टिक में, तो भी सही आप मानते। ये कह रहा है पाइरुवेट, क्योंकि देखिए पहले ग्लूकोज पाइरुवेट में बदलता है, फिर पाइरुवेट लैक्टिक एसिड में, ये चलता है। तो कई बार इसको बीच से गायब करके डायरेक्ट भी दे देता है तो भी सही माना जाता है, ठीक है। तो आप ये याद रखोगे कि पाइरुवेट जो है लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होता है और लैक्टिक अम्ल के जमाव की वजह से मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है, ठीक है। एक न्यूमेरिकल आ गया आपका जो कि फिजिक्स का पार्ट है, ठीक है। मैं थोड़ा सा और पानी पीऊंगा। सॉल्व करके देखिए कितना आंसर आ रहा है, कौन कौन सॉल्व कर लेता है। आसान है वैसे, पर कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। कह रहा है 5 किग्रा द्रव्यमान का कोई भी पिंड किसी चिकने घर्षण रहित पृष्ठीय क्षैतिज पृष्ठ 10 मीटर पर सेकंड की नियत वेग से, क्या कह रहा है, नियत वेग से फिसल रहा है। इस पिंड को इसी वेग से गति कराने के लिए आवश्यक बल होगा। आपको पता है बल बराबर क्या होता है, F = m/a होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। और मैंने आपको सिखा रखा है कि अगर वेलोसिटी नियत है, वेग जो है स्मूथ है, कोई चेंजेस उसमें नहीं है, नियत वेग की कंडीशन में एक्सीलरेशन की वैल्यू 0 होती है, कोई एक्सीलरेशन नहीं है। अरे आप सोचो, अगर आप गाड़ी चला रहे हो, एकदम धीरे धीरे एकदम एक ही स्पीड में ले जा रहे हो, तो बताओ एक्सीलरेशन ना आप ऐठोगे ना नीचे करोगे, ना तो एक्सीलरेट करोगे ना ही उसका नीचे वाला करोगे, जिसको कि नेगेटिव एक्सीलरेशन भी बोला जाता है, ठीक है ना, रिड्यूशन बोलते हैं शायद, हाँ। तो दोनों में से कुछ नहीं कर रहे हो, इसका मतलब एक्सीलरेशन इस कंडीशन में 0 हो गया। और आप मुझे बताओ इस कंडीशन में मैं अगर 0 ले लिया एक्सीलरेशन का, तो पूरा का पूरा ये कंडीशन ही, बल ही क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि कितने बल की जरूरत होगी, 0 की, ठीक है। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप अब समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि फिर से बायो का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पाचन तंत्र के भागों के उस सही समुच्चय को चुनिए जो कोई पाचन कार्य नहीं करते हैं।
पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पाचन कहाँ कहाँ होता है। तो मैं आपको बताऊं, आपने खाना खाया, माउथ से ही पाचन शुरू हो गया, आप चबाते हो ना, लार्वा उसमें मिक्स होता है, तो यहीं से पहला स्टेप यहीं से पचना शुरू हुआ। ग्रास नली में आया, जो ग्रसिका होती है ना, यहाँ पाचन नहीं होता है, यहाँ से केवल पास होता है खाना, खाना पास हुआ, इसका मतलब ग्रसिका जो होगी वहाँ पाचन नहीं होगा। तो ग्रसिका यहाँ है, ये आंसर में आ सकता है। छोटी आंत, फिर उसके बाद कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत में पूरी तरह से पच जाता है, फिर खाना चला जाता है बड़ी आंत में, बड़ी आंत में खाना नहीं पचता, वहाँ पानी पचता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा कौन सा पाचन का कार्य नहीं करता, तो ग्रसनी नहीं कर रहा है और बड़ी आंत नहीं कर रही है, ठीक है ना। तो इसमें ग्रसनी है। मुख गुहा आएगा, मैंने बताया ना मुख गुहा तो करता है, यहीं तो शुरू होता है, तो ये आंसर में नहीं आएगा। छोटी आंत भी करती है, तो ये नहीं आएगा। ग्रसिका, मुख गुहा इसमें आ गया, तो ये भी आंसर में नहीं होना चाहिए। ग्रसिका बृहदांत का मतलब होता है बड़ी आंत, ठीक है ना, ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। मलाशय, मलाशय पचाने का काम नहीं करता, यहाँ से एक्सक्रेशन का काम होता है, मल त्यागने का काम होता है, तो यही आपका सही हो जाएगा जहाँ पे पाचन नहीं होते हैं। बाकी हर एक ग्रुप में एक ना एक ऐसा मेंबर है जो पाचन का काम कर रहा है। तो समझिए कौन कौन पाचन करता है। मुख करता है, मुख के बाद छोटी आंत करती है, और उसके बाद ये दो चीज़ें तो याद रखना कि ये पाचन में शामिल है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन बनाएगा, तो अब आप आंसर एलिमिनेट कर पाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उसी बेस पे देखिए, आपको रास्ता पूछ लिया कैसे कैसे खाना जाता है। कह रहे मानव की आहार नाल के विभिन्न भागों की सही क्रम का चयन कीजिए। मानव के आहार नाल का विभिन्न भागों का सही क्रम का, तो क्या 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 मैंने बताया, पहले खाना मुंह के अंदर गया, मुंह के बाद ग्रास नली से होते हुए कहाँ जाता है, ये अमाशय में जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ कह रहा है मुख से ग्रास नली अमाशय, यहाँ तक तो इसमें सही है। मुख से अमाशय पहले ही भेज दिया, वो तो ग्रास नली नहीं आया, सीधा खाओ ढक्क से, क्या यहाँ थोड़ी आ जाएगा अमाशय में, तो ये तो काट दो ऑप्शन है। फिर कह रहे हैं मुख से ग्रासिका में गया, हाँ जा रहा है, ग्रासिका के बाद अमाशय में, ये आंसर में आ सकता है। कह रहे हैं मुख से सीधा अमाशय, इसको भी हटा दो, तो दो ऑप्शन तो हमारे आंसर नहीं होंगे। अब इसके बाद कहाँ जाते हैं खाना हमारा जो है, ग्रसिका। अब इसके बाद पहले छोटी आंत में जाता है, वहाँ पचता है, पचने के बाद बड़ी आंत में जाता है, तो लास्ट में बड़ी आंत आना चाहिए। तो इसमें छोटी आंत को लास्ट में कर दिया, आंसर नहीं होगा, तो ए भी कट गया, एक ही आंसर बच गया। फिर मुख में गया, फिर ग्रसिका, अमाशय, फिर क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर बृहदांत मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन। आई थिंक अब समझ गए होंगे कि क्या क्या आहार नाल में खाना कैसे कैसे करके जाता है पेट में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है। तो विषमांगी मतलब होता है कि जिसमें दोनों कोई चीज़ ज़्यादा हो जाए, जैसे अगर हम खाना बनाते हैं, अगर मैं नमक ज़्यादा डाल दूँ, पानी कम डाल दूँ, कई सारे मिलियन में कुछ चीज़ें बराबर रेशियो में ना हो, तो उसे विषमांगी बोलते हैं। तो स्टेनलेस स्टील धातु होता है तो समांगी होता है, गुब्बारे में भरी वायु तो समांगी होता है, ब्रास यानी कि पीतल जो होता है समांगी होता है, आयोडीन युक्त नमक जो होता है ये विषमांगी मिश्रण में आता है, ठीक है ना। चलिए अगला आपसे देखिए क्या कह रहे हैं, भूतापीय ऊर्जा एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है। भूतापीय ऊर्जा जो है एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है, इस ऊर्जा के लिए सर्वाधिक संभाव्य क्षेत्र कौन सा है। तो भू प्रॉपर्टी में तप्त स्थलों के ऊपर होता है ये, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर था ये बी था, भू प्रॉपर्टी के तप्त स्थलों के ऊपर, यहां से काट दो, ये हो गया, ठीक है ना। जहां तापीय विद्युत नहीं, जो तटीय नहीं, जहां कोयले नहीं, ये नहीं होता, इसका जो करेक्ट आंसर है बी है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं, थोड़ा स्पीड में अब मैं कराऊंगा। यहां देखिए आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से उन्हें चुनिए जो संभव है। कह रहा है कि एल्युमिनियम सल्फेट से कॉपर की रिएक्शन होगी क्या। आप लोगों को मैंने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाया है, जिंक आता है Zn, इसके नीचे आयरन होता है, इसके नीचे कॉपर होता है, एल्युमिनियम यहाँ कहीं ऊपर की साइड होता है। तो एल्युमिनियम को कॉपर कभी कभी कमजोर आदमी बड़े को भगा सकता है, नहीं भगा सकता, तो ए तो आंसर नहीं होना चाहिए। जहां जहां ए है वो काट दो, ठीक है ना। तो आपका आंसर मिल गया बी एंड सी। वेरीफाई करवा देता हूं। कह रहा है FeSO4 को जिंक से, तो आयरन देखिए नीचे है जिंक से, तो जिंक इसको भगा देगा, ये तो पॉसिबल है रिएक्शन। कह रहा है कॉपर सल्फेट का आयरन से, आयरन ऊपर है कॉपर से, तो कॉपर को कॉपर के सल्फेट से भगा सकता है, तो ये भी आंसर पॉसिबल है। एल्युमिनियम जिंक से, जिंक तो देखो जिंक नीचे है, एल्युमिनियम ऊपर है, तो कैसे भगाओगे, ये नहीं होगा, तो ये भी कट गया। तो आपका बी एंड सी करेक्ट आंसर है, जो कि बी पे दे रखा है, ठीक है ना। चलिए रिएक्टिविटी सीरीज याद जरूर कर लेना आप लोग, मैंने कई बार कराया है।
अच्छा, अगला आपसे कह रहे हैं कि यदि आपसे किसी भली भांति प्रकाशित पेंटिंग के प्रतिबिंब को दीवार पर प्रक्षेपित करने के लिए कहा जाए तो आप इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित प्रकाशीय युक्तियों में से किसे चुनेंगे? तो हम इसे चुनेंगे उत्तल लेंस। ये काम करता है। अगर आप दीवार पे किसी पेंटिंग की फोटो बनाना चाहते हैं तो उत्तल लेंस से इसे रिफ्लेक्ट कर लेंस के बीच से गुजारो तो फोटो बनने लग जाती है। इसका जो करेक्ट आंसर है यही होगा, ठीक है ना। दर्पण तो होगा नहीं, पहली बात तो। चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपसे देखिए कह रहा है कि आयरन फिलिंग्स है। क्या है? आयरन की फिलिंग्स का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए हिंदी में लिखा है, किसी चुंबक को लौह रेतन। लौह रेतन का मतलब होता है अगर आपके सामने मान लो ये लोहे की रॉड है, आप रेती होती है ना गांव में, उसको रगड़ रगड़ के ना आयरन को छुड़ा लो, छोटे छोटे रेत आ जाते हैं आयरन के ना, उसी को रेतन बोलते हैं। तो हिंदी में समझ जाओ, आयरन फिलिंग बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है ना। तो तथा सल्फर पाउडर है, सल्फर का पाउडर है, मिश्रण में फिराया गया है किसी चुंबक को। इनके देखो आयरन फिलिंग है और सल्फर पाउडर है, ठीक है ना। दोनों के कोई पाउडर है, उसमें क्या किया, चुंबक लेके गए। तो मुझे बताओ चुंबक किसको आकर्षित करेगा? केवल आयरन को ही तो करेगा, आयरन फिलिंग्स को ही तो करेगा, ना कि वो सल्फर को। सल्फर तो चुंबकीय नहीं होता है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि प्रेक्षण करने पर पाया गया कि क्या पाया गया? केवल लौह रेतन यानी कि आयरन फिलिंग से ही समान रूप से चुंबक के दोनों ध्रुवों की ओर आकर्षित होगा। बिल्कुल सही बात है, केवल यही होगा, ना कि सल्फर, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ए हो गया। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। ये देखिए आपको एक क्वेश्चन आ गया, कह रहा है नीचे सारणी में किसी यात्रा के विभिन्न समयों पर ओडोमीटर के पाठ्यांक दिए गए। 7 जुलाई को एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया था कि ओडोमीटर का क्या काम होता है, कार में जो ओडोमीटर लगा होता है वो क्या करता है। तो पहली बात तो ये पता होना चाहिए, दूरी मापता है। क्या मापता है? दूरी मापक है, ठीक है ना। आप गाड़ियों में देखते होंगे इस तरीके से दो बने रहते हैं, ठीक है ना। एक स्पीड मेजर होता है तो एक से दूरी वाला ओडोमीटर होता है। तो कह रहे हैं कि अच्छा, कह रहे हैं वाहन की मीटर प्रति सेकंड में चाल बता दो। तो चाल होता क्या है? चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, सिंपल सी बात है। तो पहले हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए, तभी तो चाल पता चल रहा है। कह रहा है कि सुबह 8 बजे गाड़ी का जो पाठ्यांक था, ओडोमीटर दिखा रहा था 6640 किलोमीटर कार चली थी। 8:30 बजा तो 6658 चल गई, मतलब 18 किलोमीटर प्लस हो गई है। 18 किलोमीटर गाड़ी और चल चुकी है, ठीक है ना। अगली बार 8:30 से 9 बजा तो 58 से 16 हो गया, 8 8 16, फिर से 18 बढ़ा। तो हर बार ये 18 18 बढ़ा रहे हैं, हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं बस। तो 18 18 चला रहे हैं, मतलब आधे घंटे में 18 किलोमीटर दूरी तय कर रहे हैं ये, ठीक है ना। तो हमसे कह रहे हैं चाल बता दो। तो दूरी हमें पता चल गई कितनी है, 18 किलोमीटर। तो चाल किसमें पूछे? मीटर में। तो 18 किलोमीटर में मीटर कितने होंगे? 18,000 मीटर होंगे, ठीक है। तो ये मीटर में मिल गया दूरी। समय कितना लगा? आधा घंटा। आधा घंटा में कितने मिनट होते हैं? 30 मिनट होते हैं। ये भी सोचने वाली बात है, क्या 30 मिनट होते हैं? पर कह रहे हैं मीटर प्रति सेकंड, 30 मिनट में सेकंड कितने होंगे? गुणा 60 कर दीजिए, 6 तिया 1800 हो गया। तो 1800 सेकंड समय में, 1800 सेकंड में 1800 मीटर दूरी चल रहा है। तो चाल कितनी हो जाएगी? चाल बराबर 1800 मीटर, 18,000 मीटर बटा कितना हो जाएगा? 1800। तो इसको जब आप काटोगे तो 1020 1020, 18 दहा में 180, 10 आ जाएगा आपका आंसर। 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके का आपका क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे अब। चलिए सबको मत चेक करना, 2 चेक करना, अगर वो दिया है तो वो बेवकूफ़ बना रहा है सीधा, और कुछ नहीं काम कर रहा है। अच्छा देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से 3 धातुओं के ऐसे समूह को चुनिए जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। मुक्त अवस्था में वो धातुएं पाई जाती हैं जो नॉन रिएक्टिव होती हैं और वो बहुत महंगी होती है। आप लोगों ने सुना होगा कि फला आदमी ने अपना घुटना चेंज करा दिया, ठीक है ना, बहुत पैसा लगा ट्रांसप्लांट कराने में। दांत चेंज करा दिया, बहुत पैसा लगा है ट्रांसप्लांट कराने में। तो ये पैसा क्यों लगता है? क्योंकि ना ये धातुएं जो होती हैं नॉन रिएक्टिव होती हैं। जो आर्टिफिशियल जो घुटने वगैरह बन रहे हैं ना, वो नॉन रिएक्टिव धातु के बनते हैं जैसे। और नॉन रिएक्टिव सारी महंगी होती है। नॉन रिएक्टिव में आपके आ जाता है गोल्ड, आ जाता है सिल्वर, आ जाता है प्लेटिनम, आ जाता है, जितनी भी महंगी महंगी चीज़ें होती हैं। इसीलिए किसी चीज़ को प्लांट करवाना ना बड़ा महंगा पड़ जाता है। तो कह रहे हैं कि जो मुक्त अवस्था में वही पाई जाती है जो किसी से रिएक्शन ही ना करे, नॉन रिएक्टिव हो। तो कौन कौन सी हो जाएंगी आपकी? कॉपर नहीं होगा, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सही है। ये जो है नॉन रिएक्टिव होती हैं और ये महंगी भी होती हैं, ठीक है ना। एल्युमिनियम नहीं होगा, आयरन नहीं होगा।
चलो, कितना टाइम बचा है अपने पास? अभी है आधा घंटे से ऊपर। अगला देखिए क्या कह रहे हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ो। कह रहा है रसोई घर के कचरे को खाद में परिवर्तित करने के कुछ चरण है जो सही क्रम में नहीं है, नीचे दिए गए हैं, तो इन चरणों को सही क्रम में आप बनाओ। कह रहे हैं कचरे को गड्ढे में डालिए, पहले कचरे को गड्ढे में डालने का कह दिया, नहीं। कह रहे गड्ढे की तली में रेत की परत बिछाकर ढक दीजिए। आप पहले क्या करेंगे, आपको किचन से कूड़ा उठा के लाएंगे, अगर आप उसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कहीं, तो गड्ढा खुदेगा, उसके अंदर रेत बिछाई जाएगी, उसके ऊपर पॉलीथीन लगा दी जाती है, ठीक है ना, रेत की परत बिछा करके ढक दिया जाता है, इसको ढक दिया। अब आप क्या करोगे, इसके अंदर कूड़ा लाओगे, ठीक है ना, तो गड्ढे की तली में रेत की परत बिछाकर ढक दीजिए। तो पहला काम तो आप बी करोगे, ये 1 नंबर पे आएगा, तो सारे आंसर बी से ही शुरू हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, अब उसमें क्या करोगे, कचरा डालोगे आप। कह रहे हैं कचरे को गड्ढे में डालिए, हमने कचरा डाल दिया, इसका मतलब बी के बाद ए आएगा, बी के बाद ए आया, यहाँ सी आया, नहीं हो गया, आंसर नहीं होगा, 2 ऑप्शन तो कट गए, बी के बाद ए आएगा। अब हमें देखना है सी और डी में। सी में कह रहे हैं कि गड्ढे को घास अथवा टाट के बोरे से पोल रखकर ढकिए, तो ये तो लास्ट का काम हो गया ना। चौथे डी में कह रहे हैं अब गड्ढे में केचुआ डालिए। पहले बताओ, अगर आप ढक्कन को बंद कर दोगे तो केचुआ किधर से डालोगे, तो इसका मतलब ये जो सी ऑप्शन है ये तो लास्ट में जाना चाहिए, ये चौथे पोजीशन पे जाना चाहिए, उससे पहले आपका काम क्या होना चाहिए, डी वाला होना चाहिए। तो आपका क्या आ जाएगा, बी ए डी सी, आपका सी ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट लग जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से आपको अरेंज करने को पूछ सकता है, तो आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 2 जीव अच्छे मित्र हैं, ठीक है, अच्छे मित्र हैं और साथ साथ रहते हैं, इनमें से एक आवास, जल तथा पोषक तत्व प्रदान करता है, जबकि दूसरा भोजन बनाता है एवं प्रदान करता है, ठीक है ना। जीवों के इस प्रकार के संबंध को क्या कहोगे, मैंने बताया था, जैसे भैंस के ऊपर बगुला अगर बैठता है तो क्या होता है, बगुला क्या करता है, उसके पीठ के जो कीड़े होते हैं उससे अपना पेट भर लेता है, और भैंस को क्या फ़ायदा होता है कि उसकी शरीर से बगुला निकल जाता है, तो दोनों एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं। तो ऐसे संबंध को बोला जाता है सिम्बायोटिक रिलेशन, यानी कि सहजीवी संबंध, ठीक है ना। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, परजीविता नहीं होगा, स्वपोषण नहीं होगा, विषम पोषण नहीं होगा। चलिए, अब मित्र हैं तो एक दूसरे का तो सहायता करेंगे। आगे देखिए आपसे क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि आहार नाल, पाचन नलिका, जिसकी अभी चर्चा हो रही थी, निगला गया भोजन नीचे की ओर गति करता है क्योंकि, अच्छा ये तो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। आप खाना खाते हैं, ना तो कोई मशीन लगी है, ना ग्रेविटी का ज़्यादा रोल होता है, तो कैसे अंदर जाता है। आप लोगों ने कभी बारिश के मौसम में देखा होगा तो सांप जो होता है मेंढक को खा जाता है, ठीक है ना। जब सांप मेंढक को खा जाता है वो ऐसे ऐसे निकलता है, कैसे, संकुचन प्रकुचन करता है यानी कि उसकी शरीर एक बार एक जगह फूलती है, एक जगह दबती है, ठीक है ना, इस तरह से खिसकाता रहता है, ठीक है ना। जैसे क्या होता है मान लो किसी चीज़ में अगर हमें डोरी डालनी होती है, कंबल वगैरह या बेडशीट वगैरह में, तो आप लोग क्या करते हो, खिसकाते हो, दबाते हो, फिर फैलाते हो, दबाते हो, संकुचित करते हो, प्रकुंचित करते हो, तो आगे बढ़ता चला जाता है। उसी तरीके से हमारे अंदर ना भोजन की भी गति होती है, मांसपेशियाँ सिकुड़ती और फैलती हैं, जिसको कि संकुचन और प्रकुंचन बोला जाता है। तो कह रहे हैं ग्रास नली यानी कि ग्रसिका भित्ति की पेशियाँ संकुचन करती हैं, ये आंसर हो सकता है। कह रहा है भोजन के साथ लिया गया तरल पदार्थ प्रवाहित नहीं, पानी पीने से ही खाना, थोड़ी हर बार थोड़ी ना पानी पीते रहते हैं। गुरुत्व बल, ये ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है। हष्टपुष्ट जीभ भोजन को धक्का दे देती है नीचे की तरफ, जीभ से धकेल के थोड़ी खाना अंदर किया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, भित्ति पेशियां जो है संकुचन करके, दब दब करके, आगे बढ़ा बढ़ा करके नीचे तक ले जाती है भोजन को। अब समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है मेंढक तथा केचुआ दोनों अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं, यही कारण है कि दोनों जीवों की त्वचा होती है। जो मेंढक होते हैं और केचुआ होते हैं दोनों ही त्वचाओं से रेस्पिरेशन करते हैं। तो आप देखोगे कभी मेंढक या केचुआ, अगर जो गांव में बच्चे होंगे उन्होंने टच किया होगा, अगर आप कभी टच करते हो ना गीला गीला लगता है। कभी गलती से बारिश के मौसम में गांव वगैरह घूमने जाओगे ना, मेंढक कूद करके अगर पैर पे टच कर गया तो गीला गीला सा लगता है उसका त्वचा, ठीक है ना। और भी रीजन होता है उसको गीला करने के, क्योंकि वो और प्रक्रिया करता है चलते चलते, लेकिन उसकी त्वचा क्या होती है, आर्द्र होती है, ठीक है ना, और श्लेष्मी होती है। श्लेषी मतलब होती है, ये होती है। कह रहे हैं शुष्क तो होती नहीं है, और शुष्क तो काट दीजिए, आर्द्र होती है, रुक्ष से नहीं होती है, श्लेष्मी होती है, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए
देखिए फिर से आपके सामने एक क्वेश्चन उसी ओडोमीटर से रिलेटेड मुझे लग रहा है, ये करा देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है पिकनिक पर जाते समय किसी छात्र ने यात्रा समाप्त होने तक बस के ओडोमीटर का पाठ्यांक प्रत्येक 10 मिनट के पश्चात नोट किया है। अच्छा, बच्चा बड़ा तेज है, हर 10 मिनट पे और गाड़ी का पाठ्यांक नोट करता जा रहा है, कितना कितना चल रही है। अंत में उसने इस पाठ्यांकों के नीचे दर्शाए सारणी बनाया। 8 बजे 78,752 किलोमीटर, 8:10 पे 58 किलोमीटर हो गया, 20 मिनट पे 68 हो गया, 30 मिनट पे 80 हो गया, 40 मिनट पे 91 हो गया, 50 पे, इस तरह से बढ़ाता जा रहा है 9 बजे तक। ठीक है, कह रहे बस की समस्त यात्रा की मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल क्या थी। तो चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय औसत निकालना है। तो कुल दूरी कितनी हुई, शुरू में गाड़ी स्टार्ट जब हुई बस 8 बजे और 9 बजे जब पहुंची, ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 78,806 में से 78,752 घटाइए जरा, कितना आएगा, केवल 806 में से 52 घटा दो, 752, क्योंकि 78 78 दोनों में कोई जरूरत नहीं। 6 में से 2 गया 4, 9 में से 5 गया 4, तो 44 किलोमीटर। तो टोटल बस चली है 44 किलोमीटर। ठीक है ना, कितने में क्या कह रहा है, मीटर प्रति सेकंड, तो ये किलोमीटर में ना, तो 44,000 मीटर हो गया। समय कितना लगा, 8 बजे से 9 बजा है तो 1 घंटा, और 1 घंटे में आपसे पूछ रहा है समय मीटर प्रति सेकंड, 1 घंटे में 60 तो मिनट हो गया है ना। जब 60 मिनट हो गया और गुणा कर दिया फिर हमने 60 से, तो अब सेकंड बन गया, 6 6 के 3600 सेकंड हो गया। सही जा रहा हूँ ना मैं, 3600 हो गया। इसी को कैलकुलेट कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, किससे कटेगा ये, 4 से, 4 11 चौक 44, 4 नीम 36, 9 से कट गया। ये कैसा क्वेश्चन बन रहा है, तो 110/9, सही घटाया हूँ ना मैं। 6 में से 2 गया 4, सॉरी 700, अच्छा यहाँ सही तो है 5, 10 हो गया ना, ये तो 10 हो गया ना भाई। ये 6 में से 2 गया 4, तो यहाँ तो 10 में से 5 गया, यहाँ 5 होना चाहिए, सॉरी माय मिस्टेक। तभी मैं कह रहा हूँ कटने लायक क्यों नहीं आ रहा ये, सॉरी हो जाता है, इसको हटाइए। ये ना 54,000 आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे बचा 7, हाँ ठीक है 5400, यहाँ 36 हो गया। 9 से काटिए, 9 चौक 36, 4 बार में गया, 9 6 के 54, 6 आ गया, 4 से अगर 60 काटोगे, 4 15 बार में जाता है, 15 चौके 60 होता है ना, 15 कम 15 दूनी 30, 45 चौके 60, हाँ 4 बार में 15 बार में जाता है, 4 से काटोगे तो सिंपल सा दिख गया आपको, 15 आंसर आ गया। ठीक है ना, तो इस तरह से कैलकुलेशन कर लेना। थोड़ा सा टायर्ड फील कर रहा था तो इस वजह से मिस्टेक हो गया, कोई नहीं, फिर भी आंसर सही हो गया ना। चलो अगला देखिए आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है आपको एक अवतल दर्पण, एक अवतल लेंस, एक समतल दर्पण, एक उत्तल लेंस दिया गया है। किसी बिंब का वर्धित मतलब सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। तो सीधा में केवल अवतल आते हैं, अवतल दर्पण और अवतल लेंस ही जो होते हैं ये सीधा बनाते हैं। ठीक है ना, अवतल दर्पण, अवतल लेंस, अवतल दर्पण अथवा अवतल लेंस, उत्तल लेंस होता है, सॉरी अवतल दर्पण होता है और उत्तल लेंस होता है। ठीक है ना, तो सीधा बनता है, अवतल में नहीं बनता है, तो यहाँ सब कट जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है ना, अब मैं थोड़ा जल्दी कराऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 6 बजे तक आप लोगों को अपलोड करके भी दे देना होता है। अब देखिए इसमें से आ गया फसलों से, कह रहा है निम्नलिखित में से खरीफ फसलों का समुच्चय बताइए। खरीफ फसलें वो फसलें होती है जिनको पानी की अधिक आवश्यकता होती है, जिसमें आपका धान आ जाता है, मक्का आ जाता है, कपास आ जाता है, सोयाबीन आ जाता है। ठीक है ना, सारी दलहनी फसलें, गेहूँ, जौ, ये सारी किस्में आ जाती है, रबी की फसलों में आ जाती है। तो ये आपको याद रखना है। एक देखिए फिर से आपका आ गया एग्रीकल्चर से, बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है कि फली यानी कि दलहनी पौधों पर खरपतवार के प्रभाव के विषय में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। खेत में अगर घास पात जम गई है तो क्या करेगा, वो आपको बताना है। कह रहे हैं कि ये फसली पौधों की आरोग्य वृद्धि में सहायता करेगी। बताओ, खेत में अगर खरपतवार जम गया है तो पौधे और रोगी हो जाएंगे, आरोग्य में बढ़ोतरी नहीं करेगा। तो ए तो काट दीजिए, तो जहां जहां ए है उसको निपटा दो, आंसर नहीं होगा, एक ही जगह मिला। ठीक है,
कह रहा है यह कटाई में बाधा उत्पन्न करते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो लोग गांव से रिलेट कर पा रहे हैं उन्हें समझ में आता है, हंसिया लेकर के गेहूं काटने जाओ और पता चले उसमें पहले से ही खरपतवार बहुत है तो हंसिया फंस जाता है, काटने में मजा नहीं आता है। मैंने बचपन में काटा है, ठीक है ना। तो ये तो सही आंसर है, ठीक है, ये तो मुझे समझ में आया। आपके आंसर में बी होना चाहिए, तो केवल डी तो कट गया, यहाँ पे बी नहीं है, ये भी कट गया। आपका आंसर मिल गया बी एंड सी डी, ठीक है ना। बाकी पढ़ लो। कह रहे हैं ये पादप की वृद्धि को प्रभावित करता है। हाँ, अगर घास ही उग जाएगी तो आप खाद छिड़कोगे ना तो वो सारी ऊर्जा खाद ले लेती है, पौधे नहीं ले पाते बेचारे, तो वो प्रभावित करते हैं, तो ये भी सही है। कह रहे हैं ये फसली पौधों से जल पोषकों स्थान तथा प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं। बिल्कुल लड़ते रहते हैं पौधों से कि पौधे जल नीचे से लाएंगे तो वही खा जाएंगे खेत का पानी, ठीक है ना। खरपतवार यूज कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण, आधे प्रकाश को वो बांट लेते हैं, तो प्रतिस्पर्धा इसी को बोला जाता है। तो ये सब करते हैं, मतलब कुल मिला के खेत में अगर खरपतवार है फसलों का नुकसान करेगा, ठीक है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर आपको मिल चुका है, बी सी डी। अगला देखिए आपसे क्या कहना चाह रहा है। कह रहे हैं जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के ताजा बने जलीय विलयन में एल्यूमिनियम की पन्नी डालते हैं तो कोई गैस उत्पन्न होती है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन इस गैस के गुणों को सही वर्णन करता है। तो आपको पता है सोडियम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हो गया, कि ताजा बने जली है, इसका मतलब H2O इसमें आएगा। विलयन में एल्यूमिनियम डालना है, Al2 हो गया, ठीक है ना। तो नीचे दिए गए इसमें ये रिएक्शन आपकी क्या होती है ना, एल्यूमिनियम विस्थापन रिएक्शन होती है। ये इसकी जगह Al2OH होल ट्राइस मतलब OH बना देता है, सोडियम अलग निकलता है और H2 में से पानी अलग हो जाता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो कह रहा है जो गैस निकल रही है उसका कौन वर्णन करता है। तो हाइड्रोजन गैस का एक मुख्य पहचान होती है कि इसको जलते हुए लाइटर या मोमबत्ती के पास लेके जाओगे कि पॉप साउंड निकालता है, ठीक है ना। कह रहा है माचिस की तीली बुझा देगा, नहीं। कह रहा है मोमबत्ती जलने में सहायता करेगा, नहीं। तीक्ष्ण गंध वाली भूरी रंग की होती है, तो ये दूसरी गैस होती है। रंगहीन एवं गंधहीन गैस जो जलती माचिस की तीली नजदीक लाने पर पॉप साउंड निकलता है, देखिए ना, पॉप साउंड हाइड्रोजन का प्रतीक होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगला देखिए आपसे क्या कह रहा है। नीचे दिए गए ऑक्साइडों में से किस है, किस का जलीय विलयन नीले लिटमस को रंग लाल कर देता है। तो नीले लिटमस को लाल कौन करता है, अनील, अम्ल नीले को लाल करता है। इसका मतलब हमें पकड़ना कौन सा, अम्लीय विलयन पकड़ना है। तो धातुएं तो क्षारीय विलयन बनाती हैं, क्षारीय हाइड्रोक्साइड मतलब धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। कॉपर भी धातु है तो इसका ऑक्साइड क्षारीय है, ये नहीं काम करेगा। मैग्नीशियम नहीं काम करेगा। आयरन भी धातु है, नहीं करेगा। सल्फर डाइऑक्साइड अधातु है, यह अधात्विक नेचर का होता है। तो अधातु क्या होते हैं नेचर में, अम्लीय होते हैं। तो अम्ल क्या करेगा, नीले को लाल करेगा। यही तो बोला नीले को लाल कर रहा है, तो ये अम्ल वाला पकड़ लो, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का युगल है। इन ग्रुप में बताओ कौन सा है जो समाप्त हो सकता है। कह रहे कोयला तथा मृदा, कोयला हो सकता है लेकिन मिट्टी थोड़ी समाप्त हो जाएगी, ये आंसर नहीं होगा। पेट्रोलियम तथा जल, पेट्रोलियम खत्म हो सकता है, जल नहीं खत्म होगा। खनिज एवं वन्य जीव दोनों खत्म हो सकते हैं। खनिज जो धरती के अंदर है वो भी खत्म हो सकते हैं, तथा वन्य जीव भी मतलब वनों में जो जीव हैं वो भी खत्म हो सकते हैं। सूर्य का प्रकाश नहीं खत्म हो सकता। तो जो ये कह रहे हैं कि समाप्त होने वाले हैं वो आपका यही है, खनिज और वन्य जीव, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। सॉरी मैं थोड़ा पानी पी लूं। यहां आपसे कह रहे हैं कि विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो विशेष क्षेत्रीय है तो इसका मतलब यह केवल विशिष्ट आवास में ही पाई जाती हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है सी हो जाएगा, बाकी और मत पढ़ो। अच्छा अगला देखिए आपसे क्या कह रहा है। कह रहा नीचे दिए गए युगलों में से कौन सा युगल लक्षणों की आनुवांशिकता से संबंधित है। क्रोमोसोम, इसका कूट भी है क्या, नहीं ठीक है। कह रहा है कि क्रोमोसोम, गुणसूत्र तथा जीन, निम्नलिखित युगलों में से कौन सा युगल लक्षणों की आनुवांशिकता कैसे होती है। जीन्स तो आएगा, जीन तो आता ही है, तो जीन आंसर में होना चाहिए, ये आंसर हो सकता है। क्रोमोसोम तथा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा,
जीन नहीं है, कोशिका झिल्ली तथा कोशिका भित्ति नहीं, हरित लवक नहीं। तो आपका साफ साफ आंसर दिख रहा है। आप बोलते हैं ना कि बाप का जीन बेटे में दिखता है, बेटे का जीन बाप में, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा है ना, तो आंसर एलिमिनेट कर दो। क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र भी होते हैं, तो आपका जो जीन के मतलब आनुवंशिकता लक्षण दिखाते हैं वो गुणसूत्र तथा जीन होते हैं। ठीक है, आगे देखिए आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है नीचे दिए गए पदों के विभिन्न संयोजनों में जंतु कोशिका के संदर्भ में पदों का कौन सा संयोजन सही है। जंतु कोशिका में क्या क्या पाए जाते हैं। पहला कह रहा है कि प्लास्टिड जंतु कोशिका में नहीं होता, ये केवल पौधे में होता है, तो ये ऑप्शन कट गया। कह रहा है केंद्रक, क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र, राइबोसोम, कोशिका भित्ति, ये केवल पौधे में होती है, ये भी कट गया। कह रहा है कोशिका झिल्ली, क्रोमोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये जंतुओं में केवल होता है, मतलब जंतुओं में भी होता है, पौधों में भी तो होता ही है। हरित लवक तो केवल आपको उसी में देखने को मिलता है। क्लोरोफिल की बात कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट, ये तो केवल पौधों में होता है, तो ये भी कट गया। ये जंतु की बात कर रहा है कि जो जंतु कोशिका में होते हैं, तो हमें मिल गया। अगर हमें ये पता है कि पौधों में क्या होते हैं, तो 2-3 बातें याद रख लो। कोशिका भित्ति, प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट, ये केवल और केवल आपको पौधे वाले जीव कोशिका में देखने को मिलता है। ठीक है ना, चलिए आपका आंसर मिल गया। अगला देखिए आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है नीचे दिए गए जनन से संबंधित पदों के समुच्चय पर विचार कीजिए। कह रहा है शुक्राणु, ये देखिए मेल जनन पार्ट होता है, ठीक है ना। अंडवाहिनी, ये फीमेल में होते हैं, अंड फीमेल में होता है, गर्भाशय फीमेल में होता है, तो ये एक अच्छा ग्रुप नहीं है। ये ग्रुप पहचानने का मतलब ये कह रहे हैं कि जिसमें केवल और केवल मेल की बात की गई जननांग की, और जिसमें केवल और केवल फीमेल जननांग की बात की गई हो, तो इसमें तो दोनों की कर दी गई है, तो ए आपके आंसर में नहीं होना चाहिए। ए इसमें है, ये नहीं होगा, ए इसमें है, ये नहीं होगा, ए इसमें ये नहीं होगा, तो एक ही आंसर बचा, ये हो सकता है। बाकी आप देखेंगे तो सेपरेट करके लिखा है। अंडोत्सर्जन फीमेल में, अंड फीमेल में, अंडवाहिनी फीमेल में, गर्भाशय फीमेल में, ठीक है ना। ये तो सारा का सारा समुच्चय फीमेल को दर्शा रहा है, तो सही समुच्चय है। शुक्राणु, वृषण, शुक्राणु नलिका, शिश्न, ये सारे मेल मतलब जननांग को दर्शा रहे हैं, तो ये भी सही है। कह रहे हैं ऋतुस्राव मतलब मेंसुरेशन, अंड और अंडवाहिनी, गर्भाशय, ये फीमेल को दर्शा रहे हैं। तो पूरा का पूरा समुच्चय इंडिविजुअल को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो वही आपका आंसर हो जाएगा, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है टेडपोल के कायांतरण, ठीक है, मायोसिस बोलते हैं, के लिए जल में निम्नलिखित में से किस तत्व की उपलब्धता आवश्यक है। तो टेडपोल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मेंढक जो होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, वो पानी के ऊपर ना इस तरह से लार्वा छोड़ के चले जाते हैं। कौन, जो मादा होती है, फिर नर आता है, इसमें अपने एक वो स्पर्म छोड़ के चला जाता है, तो ये फर्टिलाइज होकर के पहले स्टेप में क्या बनाते हैं, टेडपोल बनाते हैं। फिर टेडपोल थोड़े मजबूत होकर के मेंढक के बच्चे बनते हैं, फिर वयस्क मेंढक बनते हैं, ठीक है ना। तो ये पॉसिबल तब होता है जब पानी के अंदर वो कौन सा होता है जो गले में पाया जाता है, गले में हम लोग यहाँ पे जो ग्रंथि होती है गले की, देखो ध्यान से उतर गया, अभी आगे फोटो मिलेगा वो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। जिसको ग्वाइटर किससे सही होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन, सॉरी। तो पानी ऐसा चाहिए होता है जिसमें थायरॉक्सिन की वजह से ये पॉसिबल होता है, और थायरॉक्सिन रिलीज होता है आयोडीन युक्त जल से, ठीक है ना। तो जल में आयोडीन ज़्यादा प्रेजेंट होगा, तभी ये क्रिया जो है यानी कि कायांतरण संभव है, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए आप लोग क्या कह रहे हैं। अगले में आपसे कह रहा है कि खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करके कुछ चरण नीचे दिए गए हैं, ये चरण सही क्रम में हैं। खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति परीक्षण, आपको अगर ये पता करना है खाद्य पदार्थों में प्रोटीन है कि नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। कह रहा है खाद्य पदार्थ का कुछ भाग परखनली में रख लेंगे, इसमें 10 बूंद जल के डालेंगे और परखनली को हिलाएंगे, नहीं। अगला कह रहे हैं परीक्षण के लिए जाने वाले खाद्य पदार्थ का पाउडर अथवा पेस्ट बनाएंगे, हाँ ये हम कर सकते हैं। हमारा आंसर बी से शुरू होगा, ठीक है ना। जब बी से शुरू होगा तो ए वाला तो नहीं होगा, डी वाला नहीं होगा, ठीक है ना, बी से शुरू होगा। सी पे कह रहा है परखनली में 10 बूंद कास्टिक सोडा विलयन की डालिए और भली भांति हिलाइए। देखिए आप लोगों ने केमिस्ट्री लैब में कभी गए होंगे ना जीवन में, स्कूल टाइम में ना, तो आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग कोई मिश्रण मिला लेते हैं, सब कुछ काम कर लेते हैं सारा काम, तो हम इसको विडोल करते हैं। विडोल करने के बाद उसके कलर चेंज होने का वेट करते हैं, तो ये तो फाइनल स्टेज हो गया ना, तो हमारा सी जो है लास्ट में आना चाहिए। तो इन दोनों में सी लास्ट में नहीं है, यहाँ तो डी है, एक ही ऑप्शन बचा, ऐसे भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले आप क्या काम करेंगे, परीक्षण के लिए पाउडर बना लेंगे जिसका परीक्षण करना है। फिर उसमें क्या करेंगे,
खाद्य पदार्थ के भाग में परखनली से इसमें 10 बूंद जल डाल लेंगे, ठीक है ना, परखनली में जल मिला लिए। फिर क्या करेंगे, इसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन डाल लेंगे, सब कुछ मिला लिए। लास्ट स्टेप में उसको ऐसे ऐसे करके घुमाएंगे। अब उसका कलर देखेंगे परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, ठीक है ना। केमिस्ट्री लैब में बड़ी मस्ती करते थे सब, कोई पी ही जाते थे। एक बार तो हमारे स्कूल टाइम में मुझे याद है, एक दोस्त था, उसने पी गया था, उसको बहुत पानी पिलाया गया था, तब जा करके वो एसिडिटी उसकी सही हुई थी, ठीक है ना। तो ये आता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे ये परीक्षण का क्रम कैसे चलाना है। तो इस तरीके से आपको एलिमिनेशन आना चाहिए ऑप्शनों का। यहां देखिए आपसे कह रहा है कि नीचे दिए गए कौन से पद किसी पुष्प के मादा भाग को संगठित करते हैं। वर्तिकाग्र, अंडाशय, पुंकेसर मादा में नहीं होता है। वर्तिकाग्र, अंडाशय, वर्तिका, ये है सारे मादा को दर्शा रहा है। पुंकेसर नहीं, पुंकेसर नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, जो केवल पुष्पों में मादा को दर्शा रहा है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, कितना टाइम बचा है, जल्दी करते हैं। कह रहा है किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए कितनी पेशियां मिलाकर संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। तो ये 2 होती हैं। तो ये फैक्ट है, रट लो, ठीक है ना। लास्ट मोमेंट में इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पूरी बायो पढ़ानी पड़ जाएगी। फिर आगे आ जाओ। अगला कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जो किसी आवास के केवल जैविक अवयवों का रूपांतरण करता है। उसमें आपके कीट, मेंढक, मछली, जलीय पादप ये आते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कराऊंगा। ये एक जंतु कोशिका का एक भाग दिया हुआ है जिसमें आपको नाम पहचानना है, ठीक है ना। कह रहा है नीचे दिए गए जंतु कोशिका के आरेख में ABC और D भागों का सही नामांकन बताओ। कोशिका का सबसे बाहरी भाग पे ए रुक गया है, तो ए क्या होगा, कोशिका झिल्ली होगा, जो उसको प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। ए कोशिका झिल्ली यहाँ पे भी है, ए कोशिका भित्ति नहीं है। ये जंतु कोशिका की बात किया, जंतु कोशिका में भित्ति आती ही नहीं है, ये तो कट गया। कह रहे कोशिका भित्ति ये भी नहीं होगा, कोशिका झिल्ली यहाँ पे भी है। तो अपने 2 तो कंप्लीटर हट गए, केवल ए और डी में से हमें पकड़ना है। बी क्या है, बी आपको क्या पकड़ना है। यहां कह रहा है कि बी प्लास्टिड है। जंतु कोशिका में प्लास्टिड कब से आने लगा भाई, काटो इसको भी। तो आपका एक ही आंसर बचा डी, ठीक है ना। अब बाकी सबको पकड़ लेते हैं। सी आपको तो सेंटर पे दिखा रहा है, तो सी केंद्रक हो जाएगा, देखिए सी केंद्रक पे है। डी क्या है, कोशिका द्रव्य, कोशिका और केंद्रक के बीच में, देखिए ये हो गया कोशिका का केंद्रक मान लेते हैं, ये केंद्रक हो गया, ये कोशिका झिल्ली बाहर होगी। तो इसके बीच में जो होता है द्रव्य ना, उसे कोशिका द्रव्य बोलते हैं। तो डी तो देखो यही ना लाइन खींचा हुआ है, तो ये आपका डी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको समझने में कोई तकलीफ नहीं होगी और आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। हमने आप लोगों को एक सूचक पढ़ाया था हल्दी, यानी कि टर्मरिक। टर्मरिक क्या गुण दिखाता है, वो अगर आप अम्लीय विलयन में डालोगे तो वो कोई चेंजेस नहीं दिखाएगा, अपने नेचुरल कलर में रहेगा, यानी कि पीला बना रहेगा। हल्दी तो नेचुरली पीला होती है, ठीक है ना। अगर उसे आप क्षारीय माध्यम में ले गए तो वो गहरा गुलाबी रंग देता है। तो यहीं पे देखिए कह रहा है कि किसी छात्र के पास हल्दी का गाढ़ा पेस्ट है, कोई छात्र स्टूडेंट है, उसके पास हल्दी का पेस्ट है। इस पेस्ट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, सोडियम हाइड्रोक्साइड में जलीय विलयन में लेके गया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड हो गया, ये हाइड्रोक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति का हो गया। विलयन में अलग अलग डालने पर क्या रंग देगा, हाइड्रोक्लोरिक में तो पीला ही रहेगा, वो बिल्कुल बात सही है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड में गुलाबी हो जाएगा। कौन सा गुलाबी, गहरा, ठीक है ना। तो आप पकड़ दो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में गुलाबी, अरे गलत है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में नीला कैसे हो जाएगा, ये गलत है। दोनों प्रकरणों में पीला नहीं रहेगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में तो पीला ही रहेगी हल्दी, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड में लाल, हाँ ईट रंग का लाल हो जाए। सॉरी, ये मेरे दिमाग में उसका चल रहा था, गुड़हल यानी कि उसका, तो ये कट गया। ये अम्ल कई बार मैंने बोल दिया, देखो मिस्टेक हो गई मेरे से। गहरे ईट के रंग का लाल हो जाता है, ठीक है ना, भूरा लाल भी बोला जाता है इसे, या ईट रंग का लाल हो जाता है। कब, जब उसे क्षार में डालते हो आप। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए आप लोग चाइना रोज को याद कर लेना, उससे क्वेश्चन पूछता है। चाइना रोज को ही शायद गुड़हल बोला गया है। और क्या पूछता है आपसे, फिनाफ्थलीन के बारे में पूछता है, वो याद कर लेना। 3-4 सूचक है जहां से आपका क्वेश्चन बनेगा। माइंड मैप की क्लास जाके देख लेना, वहां सब कुछ एक ही बार में मिल जाएगा, फुल रिवीजन, ठीक है ना। आगे आपसे कह रहे हैं कि नीचे कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं, ठीक है, ये सब दिए हैं। कह रहे हैं कि आयोडीन घोल के साथ परीक्षण करने पर उपरोक्त में से कौन सा नीला काला रंग देगा। आयोडीन परीक्षण होता किसके लिए, स्टार्च के लिए होता है, ठीक है ना।
स्टार्च के लिए आयोडीन परीक्षण किया जाता है। स्टार्च किसमें प्रेजेंट होता है, तो जो चीज़ें हम खाते हैं जैसे आलू खा ले उसमें स्टार्च पाया जाता है, ठीक है ना। स्टार्च परीक्षण होता है, कार्बोहाइड्रेट लिया जाता है पहले, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि इसका इस्तेमाल किया जाता है उबले और पिसे आलू में, इसमें होता है कार्बोहाइड्रेट, ये आंसर में आएगा। कह रहे हैं उबले और चबाए हुए चावल में, जब आप चावल चबा लेते हो ना तो वो बदल जाता है शर्करा, क्योंकि सलाइवा मिलने की वजह से वो जो होता है यहाँ पे स्टार्च नहीं बचता है, ठीक है ना, तो स्टार्च चेंज हो चुका होता है, तो इसमें नहीं काम आएगा। आयोडीन परीक्षण केवल स्टार्च के लिए लगता है। रोटी ब्रेड का टुकड़ा, हाँ रोटी में है, इसमें लग सकता है। चीनी शर्करा हो गया, नहीं है। नारियल तेल नहीं है। तो आपका 1 3 कहाँ है, 1 और 3 आपके सी ऑप्शन पे दे रखा है, यही सही होगा, ठीक है ना। देखिए एक कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि चावल में भी तो होता है, नहीं, जब चावल को चबाने को बोल दिया ना, चबाए हुए चावल, जब आप चबा लिए तो सलाइबा उसमें मिल करके शर्करा बना देता है उसका, ठीक है ना, उसको चेंज कर देता है, तो उसमें नेचुरल वो क्या करते हैं वो आपका नहीं रह जाता है, जिसके परीक्षण की हम बात करते हैं इस पर, ठीक है ना। तो वो नीला काला रंग फिर बाद में देने लगता है। इसका जो करेक्ट आंसर है स्टार्च परीक्षण बोल रहा था, ठीक है, तो सी आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अमीबा की बात आ गई। कह रहा है अमीबा के पादाप किस में सहायता करते हैं। अमीबा के पादाप आप देखेंगे इस तरीके से होता है, खपच्चे निकले होते हैं, इस तरीके से होता है। तो ये क्या काम करता है, ये जो है खाली जगह होती है ना, छोटे छोटे ये जो खाली जगह है, ये इसके माध्यम से वो क्या काम करता है, भोजन पकड़ने का काम करता है, और साथ ही साथ ना यूं यूं करके चलने का भी काम करता है, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गति देने और भोजन पकड़ने दोनों में काम देता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए आपसे क्या कह रहा है, नीचे कुछ जीव दिए के जीवों के नाम है। कह रहा है इनमें से परजीवियों में वर्गीकृत किए जाने वाले जीव हैं। परजीवी मतलब जो दूसरों पर निर्भर होते हैं। ईस्ट हमें नहीं पता, बाद में सोचेंगे। खटमल दूसरों पे निर्भर होता है, खटमल जानते हैं ना, तो वो दूसरे पे निर्भर होता है, परजीवी होता है। जोक भी, जोक मतलब लीच बोलते हैं ना, हाँ वो भी परजीवी होता है। अमरबेल, कैस्कुटा ये भी परजीवी होता है। तो आपके आंसर में 2 3 4 तो आना ही चाहिए। जू ये भी परजीवी होता है, सर पे पड़ा रहता है, ठीक है ना। तो आपके आंसर में 2 3 4 और 6 मिलने चाहिए। 2 3 4 6 पहले ही ऑप्शन में आंसर हो गया, ठीक है ना। तो आपका इस तरह से आपको पहचानना आना चाहिए कौन सा परजीवी है, कौन सा सहजीवी है, क्या है, सबसे क्वेश्चन बनता है। अब आ गया आपके कुछ वैज्ञानिक और जो है उन्होंने खोज किया था उनके नाम, तो ध्यान से पढ़ना, ठीक है। कह रहा है सूची 1 में वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं और 2 में उनकी खोज को बताया गया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी, इन्होंने पेनिसिलिन खोजा था। एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका खोजा था। लुई पास्चर ने क्या किया था, किड़वन के बारे में खोजा था। तो एक ही बचे थे। रॉबर्ट कोच ने क्या किया था, तो इतने से ही आंसर मिल जाएगा फिलहाल। तो A4 से कहाँ मिल रहा है, A4 से पहले और तीसरे में। B5 से कहाँ मिल रहा है, B5 से तीसरे में, यहाँ नहीं मिल रहा, कट गया। सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो सी के D1 पे मिलेगा, एंथ्राक्स जीवाणु, रॉबर्ट कोच ने एंथ्राक्स। तो एक आधी नहीं भी याद है तो आप 3 4 याद है तो कर सकते हो, 2 भी याद होता तो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखिए मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, बहुत ईमानदारी से और बहुत मेहनत से आप लोगों को पढ़ाया है। पूरा सेशन मैंने एक एक क्लास, एक एक मैराथन, इतने कंटेंट आप किसी के चैनल पर ढूंढ लेना नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। बिल्कुल पेड क्लास के लिए आपकी ज़रूरत, आपके कमेंट देख देख करके मैंने क्लासेस लाई, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ी सी दिखाइएगा ईमानदारी, अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। कम से कम आने वाले जूनियरों तक ये चैनल जरूर पहुंचा देना, ठीक है ना। आप लोगों के लिए तो मैं पढ़ाऊंगा ही आगे, आप जो प्रिपरेशन करोगे टीचिंग फील्ड में, जूनियर तक पहुंचा देना कि उनको अगली बार सीटेट में थोड़ा फायदा मिल जाए। चलिए अगला आपसे कह रहे हैं कि जैव मंडल आरक्षण आरक्षित क्षेत्र से संबंधित सही कथन है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या करता है, ये वे क्षेत्र हैं जो क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में सहायता करते हैं। बिल्कुल सही है, यही आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं, अब ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। एक ये बढ़िया क्वेश्चन है, इससे कई सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे आज। कह रहे हैं दिए गए आरेख में मनुष्य के शरीर में 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्थिति दी गई है ABCD के नाम से। तो बताओ ABCD का सही क्रम नाम क्या है। ए जो सर में होती है ये आपका होता है पिट्यूटरी, पीयूष ग्रंथि, ठीक है ना। गले में होती है तितली नुमा संरचना वाली थायराइड ग्रंथि, क्या होती है, थायराइड। ये जो सी होती है ये एड्रिनल, जिसको कि लड़ो या मरो बोलते हैं, एड्रिनल, ये आ गया। डी तो आपके उसकी बात कर दिया, अग्नाशय की बात कर दी, अग्नाशय हो गया, ठीक है। तो नाम ढूंढ लो कहाँ कहाँ ऐसा दे रखा है,
ए पे पीयूष कहाँ कहाँ दे रखा है, ए पे एड्रिनल दिया है काट दो, ए पे पीयूष दिया है, ए पे पीयूष, ए पे एड्रिनल, ये भी काट दो। बी पे आपका है थायरॉक्सिन, यहाँ पे देखिए बी पे अग्नाशय दे दिया, ये भी काट दीजिए। बी पे थायराइड ग्रंथि है, ठीक है। सी पे एड्रेनल है, हाँ ठीक है बता दिया। डी पे अग्नाशय है, सही है। तो आपका सी आंसर करेक्ट हो गया। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आप फटाफट से आंसर कर देना, डरना मत, ठीक है ना। चलो अगला देखिए, चैनल का नाम तो याद हुआ कि नहीं आप लोगों को, अमृत एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का नाम है। चलो आगे कह रहा है कि नीचे दिए गए किसी आयताकार पात्र में जल से भरी कोई द्रव भरा है। ये एक आपने पास चौकोर बाल्टी है, बकेट है, ठीक है ना, जिसमें पानी भरा है। एक छेद आपने यहाँ कर दिया, एक थोड़ी ऊंचाई पे कर दिया, एक सबसे ऊंचाई पे कर दिया। मैंने 50 बार कहा है कि जितनी गहराई पे जाओगे दाब उतना अधिक होगा। तो सी पे सबसे अधिक दाब होगा, प्रेशर, ठीक है ना। ये कह रहा है द्रव दाब के विषय में सही बताओ। सी पे सबसे अधिक, फिर बी आएगा, फिर सबसे कम लगेगा ए पे, ठीक है ना। आपसे दूरी भी पूछ लेता है, पानी दूर कौन फेंकेगा, ठीक है ना। तो ए वाला, सी वाला सबसे दूर फेंकेगा, ये और पास फेंकेगा, ये और पास फेंकेगा। तो इसने फिलहाल द्रव के दाब से पूछा है, तो सी बी ए चलेगा। सी की तरफ मुंह खुला होगा, बी ए, ये रहा बी पे है, ठीक है ना। गलती से किसी का आंसर अगर गलत टिक हो गया होगा तो पहले तो वेरीफाई कर लेना। मैं ऐसे बोल देता हूँ कि आप लोग कमेंट कर देना, एक दो बच्चे सही क्वेश्चन को भी जबरदस्ती कह रहे हैं सर गलत आंसर है, तो ये सब नहीं करना है। पहले अच्छे से ऑथेंटिक बुक और या तो ऑफिशियल आंसर की से चेक कर लेना, तभी जा करके कहना कि हाँ सर गलत है, ठीक है। मैं भी इंसान हूँ, हो सकता है गलती, डोंट वरी, ठीक है ना। और फिलहाल अब कोई भी उंगली नहीं उठाएगा, जिसमें कंफ्यूजन भी है उसको सर्च करके सही कर लेना, क्योंकि अब लास्ट मोमेंट पे क्वेश्चनों को लेके उलझना मत कि इसमें ये होना चाहिए, उसमें ये होना चाहिए, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन तो सीटेट भी गलत दे देता है। आप देखोगे जब भी पेपर हुआ है, हम काफी टाइम से एनालिसिस करते हैं, हमेशा गलत देता है, ठीक है। अगला देखिए, आपसे क्वेश्चन कह रहा है आरेख में दर्शाए अनुसार S1 S2 S3 पृष्ठों पर प्रकाश गिर रहा है। यहाँ पे समतल पे प्रकाश आ रही है, इस तरह से है, इस तरह से है, प्रकाश आ रही है। कह रहा है पृष्ठ जिन पर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है कौन सा होगा। देखिए प्रकाश का पृष्ठ कैसा भी हो, लेकिन आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा, वो पृष्ठ पे डिपेंड नहीं करता है, पहली बात तो सब जगह ही बराबर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ज्यादा डरने की बात नहीं है देख करके। ये देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए मानव नेत्र के आरेख में ABCD द्वारा अंकित भागों का नामांकन किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो ABCD का नाम क्या होना चाहिए बताइए। ए क्या है, सी तो हमें पता चल गया कि लेंस है, सी यहाँ पे आँख का बीच का लेंस होता है, सी लेंस यहाँ पे है, सी पुतली है नहीं, सी लेंस है। रुको थोड़ा और ऊपर करता हूँ, एक सेकेंड। अरे बड़ा चालाक है, सब जगह सी लेंस दे रखा है, ठीक है ना। डी देखिए, ये बाहर जो वाला पार्ट होता है इसे आयरिस बोलते हैं, जिसको कि हिंदी में परितारिका बोलते हैं। सॉरी आज इंग्लिश का कंटेंट नहीं लग पाया है, मैं बोल देता हूँ। डी को परितारिका बोलते हैं। डी लेंस दे दिया, ये ऑप्शन तो काट ही दिया था। यहाँ पे कार्निया दे दिया, नहीं होगा ये आंसर। पर सॉरी देखिए हिंदी इंग्लिश की वजह से कंफ्यूजन हो रहा है। डी तो कार्निया ही होता है, ठीक है ना। डी तो कार्निया ही होगा, डी आपका कार्निया होगा, ठीक है ना। सॉरी माय मिस्टेक। अच्छा बी देखिए, ये रहा आइरिस। ये आइरिस जो होता है ये क्या करता है, लेंस को सिकुड़ने और फैलाने में समायोजन करने में काम आता है, जिसको कि हिंदी में परितारिका बोलते हैं। तो बी आपका परितारिका होना चाहिए। यहाँ परितारिका है बी, यहाँ पुतली है काट दो, यहाँ पुतली है काट दो। वैसे अगर आप बी का नाम पकड़ लिए तो सब बता सकते हो। परितारिका है कहाँ पे, एक केवल बी ऑप्शन पे, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। ए को पक्षाप पेशी भी कहते हैं, जो संकुचन करने का काम करती है। डी कार्निया है, सॉरी माय मिस्टेक, डी को कार्निया बोलते हैं। जो ये होता है सबसे बाहरी पार्ट, यही को कार्निया बोला जाता है, ठीक है। चलिए तो फिर से आपको आएगा। और यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ द्रव होता है, भरा होता है, जो आँख को पिचकने में मदद करता है, मतलब पिचकने नहीं देता है, रक्षा कवच देता है। यहाँ से एक नस निकल करके सीधा दिमाग पे जाती है, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और यहीं पे देखिए एक रेटिना भी है, ये इसको रेटिना बोला जाता है, तो ये सब भी पता होना चाहिए। चलो अब हम लोग धीरे धीरे अपने लास्ट पे पहुंच गए हैं। किसको किसको ऐसा लगा कि कंटिन्यूअस ही देखे, आपको पता ही नहीं चला कि क्लास एंड पे पहुंचने वाली है, ठीक है ना, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। कह रहा है मानव नेत्र के रेटिना पर बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब का प्रभाव रेटिना पर लगभग कितने समय तक रहता है, 1/15 सेकंड तक रहता है। ये फैक्ट है, याद कर लेना, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए क्या कह रहे हैं, नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। गुणसूत्र केंद्रिका में स्थित होते हैं, नहीं, गुणसूत्र केंद्रिका में नहीं होते हैं। तो ए जहां जहां एक है वो काट दो,
एक यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये इसमें नहीं है, तो आपका आंसर डी हो गया। जीन गुणसूत्र में स्थित होते हैं, हाँ। एक कोशिकीय जीव श्वसन की और जनन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कोशिका में पदार्थों का आवागमन, बिल्कुल सही है। आप लोग बोलते हैं ना अर्धपरागम में झिल्ली होती है, कोशिका की झिल्ली होती है, क्यों? क्योंकि ताकि जरूरत की पदार्थ बाहर जा सके और कम जरूरी रुक सके, ठीक है ना, तो यही काम होता है। तो 2, 3, 4 ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, ठीक ठाक वीडियो लंबी हो गई है लग रहा है मुझे। और कौन कौन यहाँ तक एक ही बार में देखा है, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि यस सर एक बार में देखा है। और क्या आपको सपोर्ट मिल रहा है मेरी क्लासेस से, कमेंट करके थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन बढ़ा के रखना। कल आप लोगों के लिए मैं लेके आऊँगा CDP का महामैराथन महाकुंभ का, ठीक है। उसके बाद आप हो सकता है कल या परसों में ही, कोशिश करूँगा कल ही आपको हिंदी का माइंड मैप आ जाए। और महाकुंभ के बाद अगर टाइम मिलता है तो CDP का भी माइंड मैप लेके आऊँगा। माइंड मैप की क्लासेस जरूर देखा करो आप लोग, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है चिकित्सा के क्षेत्र में समस्याओं के अनुसंधान के लिए उपयोग किए जाने वाले पराश्रव्य ध्वनि उपकरणों के कार्य करने की आवृत्ति क्या होती है। तो देखिए श्रव्य ध्वनियाँ कौन सी होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं, ठीक है ना, 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं। तो कह रहा है पराश्रव्य, तो 20,000 से आगे जाओगे तो पराश्रव्य हो जाएंगी, तो 20,000 से अधिक को पराश्रव्य, 20 से कम को अपश्रव्य बोलते हैं। तो इसका जो होगा आंसर 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ठीक है। और बचा है क्या, नहीं। तो ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया है, तो रुक जाइए एक मिनट, ठीक है ना। अगर एंजॉय किया है तो प्लीज़ आप लोग अपना काम करके जाइएगा। मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम कर रहा हूँ। आपको छोटा सा काम है, जूनियर तक ये चैनल पहुँचा देना है, ठीक है। और कमेंट करके मोटिवेट करके रखना है मुझे कि हाँ सर ये चाहिए वो चाहिए, जो भी आपको नीड है। और थोड़ा बहुत जो आपको अच्छा लगता है तो अच्छे कमेंट कर देना कि यस सर बढ़िया पढ़ाते हो, जो भी है, ठीक है। बाकी आप लोगों को और किस चीज़ की नीड है, 3 क्लास मैंने बता दी जो आने वाली है। और क्या आप लोगों को चाहिए, देखिए आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे इंग्लिश के लिए। इंग्लिश में मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि इंग्लिश मैंने बहुत टाइम से क्लास नहीं लिया हुआ है। मैं मैथ, साइंस, CDP और हिंदी इसको पढ़ाता आया हूँ। तो मैं देखता हूँ अगर टाइम बचता है तो लास्ट डे के जाते तक 13 तारीख तक हो सकता है, अगर प्लान हुआ मेरा तैयार हो गया कंटेंट, तो ज़रूर एक बार करवाऊंगा, ठीक है। तो बेफिक्र रहें और एकदम मोटिवेशन के साथ क्लास को तैयार रखें, अपना रिवीजन करते रहें बार बार, ठीक है ना। और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सीटेट का एग्ज़ाम बहुत आसान है। आप क्या कोई भी बच्चा का तैयार कर सकता है, अगर 10 दिन में मन लगा करके आपने पढ़ा होगा ना। मैराथन क्लास भी अगर अच्छे से देखा होगा तो एटलीस्ट 90 नंबर तो आप ला के दिखाओगे, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ मिला होगा इस वीडियो से। तो आप लोग अपना काम करके जाएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग, अगला क्लास जो है कल लेकर आना है, ठीक है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।